सुमित का फोन आने पर वह जाग गया था। कल रात जैसे ही आकाश ने देखा कि डॉक्टर रश्मि उसके बेड पर सोई हुई है, उसके चेहरे पर सुकून सा उमड़ आया था। आकाश जल्दी ही बाथरूम में फ्रेश होने चला गया था और नहा धोकर वह बाहर आया था क्योंकि रात के 1 बज चुके थे। वह डॉक्टर रश्मि को वहां से जाने के लिए भी नहीं कह सकता था। नहाने के बाद आकाश सोचने लगा कि वह कहां सोए, क्योंकि आकाश अपने बेड के अलावा कभी कहीं और नहीं सो पाता था। इसलिए सिंघानिया मैंशन में भी उसने अपने विला जैसा ही बेड डलवा रखा था। इसलिए अब वह परेशान हो गया था कि वह क्या करे। क्या वह डॉक्टर रश्मि के बराबर में सो जाए? लेकिन अगर उसकी आंख खुल गई और उसने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो? ये सब सोचते हुए आकाश अब अपने कमरे में मौजूद सोफे पर सोने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वह करवटें बदलता रहा 1 से 2 घंटे तक, लेकिन उसे नींद नहीं आई। फिर हारकर आकाश बेड पर लेट गया था और जैसे ही वह बेड पर लेटा, अचानक डॉक्टर रश्मि की आंखें खुल गई थीं और वह तुरंत उठकर बैठ गई थी। डॉक्टर रश्मि ने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा। फिर उसे याद आया कि वह तो आकाश के कमरे में है। तब डॉक्टर रश्मि की नजर जैसे ही अपने ठीक बराबर में लेटे हुए आकाश पर गई तो वह हैरान हो गई। आकाश ने डॉक्टर रश्मि को उठता हुआ देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हालांकि वह अभी भी जाग ही रहा था, लेकिन रश्मि फटाफट उठकर अपना बैग उठाकर बाहर की ओर जाने लगी थी। लेकिन तभी उसे आकाश की आवाज सुनाई दी थी। कहाँ जा रही हो तुम? तब रश्मि आकाश की ओर मुड़कर देखने लगी। तब रश्मि नजरें चुराते हुए बोली, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती हूँ। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। बिना आकाश की बात सुने रश्मि दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगी, आकाश ने उसका हाथ पकड़कर तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया था और डॉक्टर रश्मि सीधा आकाश के सीने से जा लगी थी। तब रश्मि ने एक पल आकाश की ओर देखा और अगले पल अपने हाथों से छुड़ा लिया था और चिढ़ते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर आकाश मल्होत्रा। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर आप यह कहना शुरू कर दें कि मैं आपको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी आकाश ने एक नजर रश्मि पर डाली। उस वक्त बिल्कुल काले गाउन में रश्मि का उजला हुआ बदन साफ दिखाई दे रहा था। तब आकाश ने रश्मि की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, देखो, मुझे तुम्हें यहाँ रोकने का कोई शौक नहीं है, और रही बात इस वक्त यहाँ से जाने की, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं और रात के 2:30 बजे मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह से नहीं जाने दे सकता हूँ, तो तुम्हें आज रात यहीं सोना होगा। तब रश्मि ने झल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे अभी यहाँ से जाना ही होगा। यह बोलकर रश्मि ने दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर कदम रखा तो डर के मारे उसने अपना कदम वापस ले लिया था, क्योंकि पूरी की पूरी हवेली उस वक्त पूरी तरह से वीरान थी। इतना ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। आकाश का विला एकदम भूतिया विला जैसा लग रहा था। और तब रश्मि को इस तरह से घबराता हुआ देखकर आकाश उसकी ओर देखकर उसकी हालत का मजा लेने लगा था और मुंह दबाए हंसा और बोला, ठीक है डॉक्टर रश्मि, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। ऐसा बोलकर आकाश बेपरवाही से जाकर बेड पर लेट गया था। डॉक्टर रश्मि की हवा पूरी तरह से गुम हो गई थी, क्योंकि उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। इसलिए उसने वापस बेड की ओर कदम बढ़ा दिए थे और बिना आकाश की ओर देखे फटाफट से वह बेड के बिल्कुल एक कोने पर जाकर लेट गई थी। वहीं आकाश रश्मि को इस तरह से कोने पर लेटा हुआ देखकर बोला, इस तरह से कोने पर तो ऐसे लेटी हुई है मानो कि मैं इसे खा जाऊंगा। वह अपना सर झटक दिया और न जाने कब आकाश और रश्मि दोनों ही सो गए थे और अगली सुबह वह दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। अब तो रश्मि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थीं और फटाफट से वह उठी। वहीं आकाश भी अब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो गया था। फटाफट से सुमित का फोन आने पर उसने कान पर लगाकर वह अपने कमरे से बाहर निकल गया था। आकाश के जाने के बाद जल्दी ही डॉक्टर रश्मि ने अपना बैग लिया और फटाफट से खुद को फ्रेश करते हुए वह वहां से बाहर निकलने लगी और सीधा हॉल में आ गई थी। वहीं आकाश उस वक्त अपने गार्डन में चला गया था।
सुमित ने उसे बता दिया कि इस तरह से आस्था की नानी माँ मेंशन में आ गई है, हंगामा मचा हुआ है। तो इसीलिए आकाश ने सुमित को बोल दिया था कि वह अब भी आ रहा है। जल्दी ही वह जॉगिंग करने के बाद जैसे ही नहाने के लिए अपने कमरे में जाने लगा, डॉक्टर रश्मि उसे हॉल में ही मिल गई थी। डॉक्टर रश्मि को बैग समेत जाता हुआ देखकर आकाश के माथे पर बल आ गए थे और वह बेचैन होकर बोला, अगर आप चाहें तो नाश्ता करके जा सकती हैं। इतनी भी क्या जल्दी आपको जाने की? तब डॉक्टर रश्मि ने बिना आकाश की ओर देखे जवाब दिया, मैं किसी अनजान के घर पर रुककर नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि वहां से जाने लगी, लेकिन उसी वक्त आकाश बोला, अनजान के साथ बाहों में बाहें डालकर सो तो सकती हैं, लेकिन नाश्ता नहीं कर सकती हैं। अब रश्मि ने जैसे ही यह बात सुनी, उसका पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया था और उसने सुलगती आंखों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन में बोली, ना जाने ये इंसान और कितना गिरेगा। यह सोचते हुए डॉक्टर रश्मि जल्दी ही वहां से बाहर निकल गई थी। डॉक्टर रश्मि को जाता हुआ देखकर आकाश का चेहरा एकदम सख्त हो गया था और उसने अपने कुछ गार्ड्स को उसके पीछे भेजा था ताकि उसे रास्ते पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर फटाफट से नहा धोकर तैयार होकर वह सिंघानिया मेंशन के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर वही अरमान के यह कहने पर कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से यहाँ है, नानी माँ गुस्से में बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी गोरी अपनी मर्जी से यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकती है। ऐसा बोलकर नानी माँ जल्दी ही सीढ़ियों की तरफ देखने लगी थी, जहां पर एकदम खूबसूरत सूट पहने हुए आस्था आ रही थी। आस्था ने अपनी साड़ी चेंज की थी और अरमान की अलमारी में जो ध्रुव ने उसके क्लोजअप सेट करवाया था, अभी भी वहां उसके ब्रांडेड कपड़े रखे हुए थे। तो आस्था के पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो उसने उसी में से एक क्रीम कलर का बड़ा ही प्यारा सा लहंगा चोली लिया था और उसे पहन लिया था। आस्था को देखकर अरमान के दिल की धड़कन धड़कने लगी थी। आस्था बड़ी ही प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई परी सीधा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। तब एक पल को आस्था को देखकर नानी माँ भी चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल आस्था सीधा दौड़कर जल्दी से नानी माँ के गले से लग गई थी। वही आस्था का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। नानी माँ आस्था का सर सहलाते हुए बोली, गोरी गोरी बेटा, इधर देखो, मैं हूं तेरी नानी माँ, मैं तुझे यहाँ लेने के लिए आई हूँ। तू चल मेरे साथ, तुझे किसी से डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश की तो फिर मेरी छड़ी है ना, मैं इससे मार मार कर उसे सीधा कर दूंगी। तू चल मेरे बच्चे, चल मेरे साथ। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को वहां से चलने के लिए बोलने लगी थी, लेकिन आस्था ने एक भी कदम बाहर की ओर जाने की ओर नहीं बढ़ाया था। तब नानी माँ चौंक गई थी और कंफ्यूजन से पूछने लगी, क्या बात है बेटा, चलना मेरे साथ। अपनी नानी माँ की बात सुनकर आस्था का दिल बड़ी बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन इस वक्त अपनी आंखों में आंसू लाकर वह अपनी नानी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी और अनायास ही उसने अपनी नानी माँ को जोरों से गले से लगा लिया था। ना चाहते हुए भी, आंसू रोकते हुए भी कुछ आंसू उसकी आंखों में आ गए थे, लेकिन बिना किसी की नजर पड़े उसने आंसुओं को साफ किया और फिर नानी माँ की ओर देखकर बोली, नानी माँ, हम यहीं रहेंगे और हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा, सबका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया था। वही ध्रुव आहान से, आखिरकार रात में भाई ने ऐसा क्या कर दिया कि भाभी का डिसीजन बदल गया। वहीं दादाजी अब थोड़ा सा शांत हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आस्था के लिए बुरा लग रहा था और इसलिए वह आस्था के पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुम्हें किसी से डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अरमान ने तुम्हें डराया, धमकाया है तो तुम हमें बता सकती हो। अचानक वहां एक आवाज गूंजी, मुझे लगता है कि क्वीन को अब आराम करना चाहिए, इस तरह से उनसे इतने सारे सवाल मत कीजिए। कल वह बेहोश हो गई थी, उन्हें आराम की जरूरत है। जैसे ही टाइगर ने यह कहा, उन्होंने तिरछी सी नजर से अरमान की ओर देखा। दादाजी समझ चुके थे कि टाइगर सिर्फ अरमान की बोली ही बोलता है। टाइगर को वहां देखकर नानी माँ थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर वह आस्था के गालों को छूते हुए बोली, गोरी बेटा, चलना मेरे साथ। तूने तो मुझे कहा कि तू अब यहाँ कभी भी नहीं आएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर अब क्या हुआ?
तेरी पढ़ाई का क्या होगा? 3 दिनों के बाद तेरी क्लासेस है, तेरा कॉलेज है, तुझे कॉलेज भी तो जाना है। तब आस्था ने कॉलेज की बात सुनकर अरमान की ओर देखा। वही अरमान का चेहरा काफी ज्यादा सख्त सा हो गया था। अरमान में से बड़ी ही खतरनाक वाइब आने लगी थी। हर कोई अरमान को देखकर थोड़ा थोड़ा डर रहा था, क्योंकि ना जाने किस बात का गुस्सा उस वक्त अरमान को आ रहा था। आखिर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा जाकर आस्था और नानी माँ दोनों के बीच में खड़ा हो गया था और नानी माँ की ओर देखकर बोला, नानी माँ, मुझे लगता है कि आपको अब घर जाना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ रुकना चाहती हैं तो यहाँ भी रुक सकती हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात मेरी बीवी आस्था सिंघानिया की कॉलेज जाने की, तो इसका डिसीजन अभी मैंने नहीं लिया है कि आस्था कॉलेज जाएगी या नहीं जाएगी। जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था का दिल कतरा कतरा हो गया था। कहाँ तो वह अपनी हसीन जिंदगी का ख्वाब देखने लगी थी और कहाँ अरमान की इस तरह की बात सुनकर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था और ना चाहते हुए भी उसके आंसू जल्दी ही उसकी आंखों से निकल गए थे। अरमान की बात सुनकर नानी माँ खामोशी तोड़ते हुए बोली, देखो दामाद जी, आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरी बेटी को इस तरह से डराए, और डॉक्टर बनना उसका इकलौता सपना है। कॉलेज जाने से और अपनी पढ़ाई पूरी करने से आप उसे इस तरह से रोक नहीं सकते। अरे, वह छोटी बच्ची है, अभी पढ़ना चाहती है तो आप क्यों रोकना चाहते हैं? अरमान एक नजर आस्था की ओर देखकर और उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ गया था। अरमान न जाने क्यों, लेकिन आस्था की आंखों के आंसुओं को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए अरमान ने नानी माँ की ओर देखकर बोला, मैंने आपसे कहा ना नानी, यह मेरा फैसला होगा। मेरी बीवी कॉलेज जाएगी या नहीं जाएगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? डोंट वरी, आप जाइए और जाकर आराम कीजिए। ऐसे बोलकर अरमान टाइगर की ओर देखने लगा था। तभी टाइगर धीरे धीरे नानी माँ की ओर आगे बढ़ने लगा था। अब तो नानी माँ बहुत ज्यादा डर गई थी और वह अपने कदम पीछे लेने लगी थी, क्योंकि वह एक बार फिर टाइगर के कंधे पर सवार होकर वहां से नहीं जाना चाहती थी। बड़बड़ाते हुए बोली, ठीक है, आप अपने इस घोड़े जैसे आदमी को रोको, हम जा रहे हैं यहाँ से। मनोज, चल बेटा, पर याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। और एक और बात, मुझे अब उसे बुलाना ही होगा। यह कहते हुए नानी माँ जल्दी ही वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही लास्ट में नानी माँ ने कहा कि मुझे अब उसे बुलाना होगा, यह बात आस्था को बहुत ही ज्यादा परेशान कर गई थी और वह तुरंत बोली, नानी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन नानी माँ आस्था के बिना कोई बात सुने जल्दी ही वहां से बाहर निकल चुकी थी और अब आस्था हॉल में ही घुटनों के बल बैठ गई, दरवाजे की ओर देख रही थी। आस्था को देखकर हर किसी को उस पर तरस आ रहा था। ध्रुव और आहान तो एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो कि उन्होंने एक छोटा सा प्लान करके आस्था की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया हो। उन्होंने तो सोचा था कि अरमान के मन में आस्था के लिए थोड़ा बहुत प्यार होगा तो वह नजर आ जाएगा और वह भाभी को मनाकर घर ले आएंगे, लेकिन अरमान की डिक्शनरी में तो सॉरी, माफी या प्यार वाले शब्द थे ही नहीं। उसका इस तरह का बर्ताव देखकर सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। वहीं दादाजी आस्था के पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। लेकिन आस्था तो उस वक्त फूट कर रो रही थी। अब अरमान आस्था को इस तरह से रोते हुए देखकर पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था और बिना देरी किए वह उसके पास गया और उसने रोती हुई आस्था को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया था। अरमान के ऐसा करने पर आस्था ने एकदम रोना बंद कर दिया, लेकिन उसकी हिचकियां बंद नहीं हुई थीं। वहीं टाइगर हैरानी से अपनी किंग को देख रहा था। टाइगर हमेशा से ही साये की तरह अरमान के साथ रहा था। इनफैक्ट किसी औरत की परछाई भी अगर अरमान पर पड़ जाती थी तो अरमान का ऑरा बड़ा ही पावरफुल और खतरनाक हो जाया करता था। लेकिन आज तो खुद आगे बढ़कर अरमान ने अपनी क्वीन को गोद में उठाया था। ये सोचकर टाइगर मन ही मन बोला, लगता है किंग बदल रहे हैं।
यह सोचकर टाइगर दरवाजे के बाहर जाने लगा। उसने देखा कि वहां पहले से ही जीन्स, व्हाइट रंग की शर्ट और हाफ जीन्स पहने, बैक साइड में 2 बंदूक रखे, ब्लैक शेड्स चढ़ाए और लंबे खुले बालों के साथ मारिया खड़ी हुई थी। टाइगर मारिया से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। टाइगर मारिया के बगल से होता हुआ जाने लगा, अचानक रुका और मारिया के पास जाकर बोला, इतना ज्यादा सज धज कर क्यों आई हो? अब तो तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड भी तुम्हें देखने वाला नहीं है। मारिया टाइगर की ओर देखकर उसके पास गई और बोली, मुझे लगता है कि तुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। तुझे मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और मैं सज धज कर आती हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर मारिया ने एक पल में टाइगर को 2 टूक जवाब दिया। टाइगर अब गुस्से से तमतमा उठा, क्योंकि उसे तो कुछ सुनने की आदत ही नहीं थी। वह भी एक तरह का वहशी था, लेकिन उससे ज्यादा वहशी मारिया थी। वेल, दोनों में 36 का आंकड़ा था। वहीं अरमान के इस तरह से आस्था को गोद में उठाकर ले जाने पर ध्रुव और आहान एक दूसरे को देखने लगे थे और सोचने लगे, भाई तो हमें आज शौक से ही मार डालेगा। पता नहीं भाई ने भाभी को कैसे तैयार किया यहाँ रहने के लिए, लेकिन भाभी के आंसुओं को देखकर साफ पता चल रहा था कि भाभी यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर अब देखो भाई, एक्स कैसे भाभी को सबके सामने लेकर चले गए हैं। सुमित ने एक नजर आस्था और अरमान को देखा और जल्दी ही मेंशन से बाहर निकल गया। तभी दादाजी थोड़े उदास से सोफे पर जाकर बैठ गए थे। ध्रुव और आहान उनके इर्द गिर्द बैठ गए और दिलासा देते हुए बोले, क्या बात है दादाजी, आप क्या सोच रहे हैं? दादाजी मायूसी से बोले, क्या बताऊं, आस्था बेटी यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। पता नहीं अरमान ने उसे कैसे डराया, धमकाया और उसे यहाँ रहने पर मजबूर किया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कोलाज भेजकर रहूंगा। एक काम करो, अरमान को मेरा मैसेज दो कि मैं उसे स्टडी रूम में मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर दादाजी कुछ सोचते हुए जल्दी ही स्टडी रूम में चले गए। आहान और ध्रुव अब दोनों ही आर्ग्यूमेंट करने लगे थे कि अरमान के कमरे में उसे बुलाने के लिए कौन जाए और कौन उसे यह बताए कि दादाजी उससे मिलना चाहते हैं। दोनों में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने राजेश को फंसाने का फैसला किया। जल्दी ही उन्होंने राजेश को बोला, अरमान भाई ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है और साथ ही साथ एक मैसेज उन्हें दे देना कि दादाजी उन्हें स्टडी रूम में बुला रहे हैं। ऐसे बोलकर ध्रुव और आहान भी जल्दी से वहां से खिसक ली। वहीं अरमान आस्था को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाकर सीधा बेड पर पटक दिया। आस्था जोरों से रोने लगी। आस्था का इस तरह से रोना देखकर अरमान पूरी तरह से इरिटेट होने लगा। अचानक वह उसके बेहद करीब जाकर उसके बालों को कसकर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की ओर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये क्या फालतू का ड्रामा लगा रखा है? तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारे आंसू मेरे परिवार वालों को नहीं दिखने चाहिए। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने रोने की? आस्था अरमान को अपने पास देखकर और भी ज्यादा घबरा गई और वह सिसकने लगी। अब उसे हिचकियां आ रही थीं। अरमान ने आस्था की नाक को देखा। छोटी सी नाक एकदम लाल हो चुकी थी और उसके गाल भी काफी ज्यादा रेड हो गए थे। उसकी आंखें रोने की वजह से थोड़ी थोड़ी सूजी सूजी सी लग रही थीं। पर आस्था उस लुक में भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तब अरमान ने आस्था के बालों को छोड़ा और फिर उसकी ओर देखकर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्यों रो रही हो तुम? आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान को इस तरह से आस्था का उसके सामने ना बोलना बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि आस्था बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा चटर पटर किया करती थी, इतनी देर तक बातें किया करती थी। लेकिन जब भी अरमान उसके आसपास होता था, वह तुरंत चुप हो जाया करती थी। यह बात उसे बहुत ज्यादा खटका करती थी और उसे बुरा भी लगता था। तब अरमान ने आस्था से एक बार फिर बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे क्या पूछा है? मैंने पूछा, क्यों रो रही हो तुम? इस बार अरमान ने बड़े ही डेंजर स्टोन में कहा था, मानो कि वह अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तब आस्था सुबक सुबक कर बोली, हम रोए नहीं तो हम क्या करें? आपने हमें हमारी नानी माँ से दूर कर दिया, हमें जबरदस्ती यहाँ ले आए और वह पेपर दिखाकर हमारे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर हमें यहाँ रहने पर मजबूर कर रहे हैं और ऊपर से हमें आप कोलाज भी नहीं जाने दे रहे हैं।
तो अब हम रोए? नहीं तो हम क्या करें? आस्था ने रोते रोते जैसे ही सारी बातें बोली, अरमान उसे कुछ पल के लिए देखता रहा, क्योंकि उस वक्त आस्था बोलती हुई मासूम सी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। फिर इससे पहले कि अरमान अब भी कुछ कहता, दरवाजे पर राजेश ने दस्तक दे दी। अरमान वहीं से इजाजत देता है, कम इन। तब राजेश सर झुकाकर आया और बोला, साहब जी, बड़े साहब ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। तब अरमान ने एक नजर आस्था की ओर देखा और अगले ही पल लंबे लंबे कदम भरता हुआ वह वहां से निकलकर स्टडी रूम में पहुंच गया, जहां दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। दादाजी ने अरमान को देखते ही सीरियस टोन में उसे बोला कि 3 दिनों के बाद आस्था बिटिया का कोलाज है, तो वह कोलाज जानी चाहिए। ऑलरेडी हमने उसका एडमिशन इस शहर के मशहूर कोलाज में करवा दिया है। तब अरमान बोला, नहीं। अब अरमान ने बेहद सपाट लहजे में बोला, नहीं। अब दादाजी माथे पर बल ले आए थे, क्योंकि दादाजी को पता था कि अरमान आस्था को कभी भी कोलाज नहीं भेजना चाहेगा। तब दादाजी नाराज होते हुए बोले, देखो अरमान, तुम इस तरह से आस्था को कॉलेज जाने से नहीं रोक सकते हो। उस बच्ची का इकलौता सपना है डॉक्टर बनने का, और इस तरह से हम उसे उसका सपना नहीं छीन सकते हैं। तुम जबरदस्ती तो उसे यहाँ रख सकते हो, लेकिन इस तरह से किसी के सपनों के साथ खेलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तब अरमान एरोगेंट वॉइस में बोला, अब उस लड़की का नाम मेरे साथ जुड़ ही चुका है, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही काटनी होगी, और वह भी मेरी शर्तों पर। अरमान की इस तरह की बातें सुनकर दादाजी ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और वह उसे फटकार लगाते हुए बोले, ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है तू? अरे, अब जमाना बदल चुका है। आखिरकार तू क्यों उसे कंट्रोल करना चाहता है? मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले अरमान, आस्था बेटी कॉलेज जाएगी तो मतलब जाएगी, और तू उससे उसकी ये खुशी नहीं छीन सकता है। तब अरमान तिरछा सा मुस्कुराकर दादाजी की ओर देखकर बोला, ये बात तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि मैं उससे क्या क्या छीन सकता हूँ। बेहक, अरमान ने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी वॉइस बेहद डरावनी थी। एक पल को दादाजी भी थोड़ा सा सहम गए थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह फिर बोले, देखो अरमान, जो कुछ हुआ वह तुम्हारा पास्ट था। तुम्हें उसे भूल कर आगे बढ़ना होगा। और आस्था बेटी ऐसी नहीं है। आस्था बेटी बहुत प्यारी बच्ची है। तुम उसे कोलाज जाने दो, उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने दो। तब अरमान बोला, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उसे इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वह कॉलेज जाए, और वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहता था। आपने ही मुझे शादी के लिए फोर्स किया था, क्योंकि आपको इस घर के लिए एक बहू चाहिए थी। तो अगर बहू अब आपके घर में आ गई है तो उसे घर में ही रखिए ना। उसे कॉलेज भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? अरमान की बात सुनकर दादाजी ने अपने सर पर हाथ रख लिया था और वह अरमान को गुस्से से घूरते हुए सोचने लगे कि अब इस अकड़ू इंसान को आखिरकार मनाए तो मनाए कैसे, क्योंकि केवल सिर्फ 3 दिन हैं आस्था के पास। उसके बाद उसे कॉलेज ज्वाइन करना था, और डॉक्टर रश्मि से भी दादाजी ने बात कर ली थी कि वह आस्था के कॉलेज के फर्स्ट डे उसे सारी चीजों का अच्छी तरह से समझाए। लेकिन अब तो यहाँ पर तो अरमान उसे कॉलेज भेजने से ही मना कर रहा था। तो ये बात दादाजी को कुछ समझ नहीं आई कि अब क्या करें। तब अरमान बोला, अगर आप मुझसे कुछ और बात करना चाहते हैं तो बताइए। दादाजी, फिलहाल मुझे अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब हंगामे की वजह से ऑफिस के लिए मैं पूरा 12 मिनट लेट हो चुका है। ऐसा बोलकर अरमान वहां से जाने लगा, लेकिन दादाजी एक बार फिर उसके सामने आए और रिक्वेस्ट करते हुए बोले, देखो बेटा, मेरी बात मान लो, उसे बच्ची को कोलाज जाने दो। उस बच्ची का कोलाज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डॉक्टर बनना उसकी नस नस में है। अगर उसे ये पता चलेगा कि तुम उसका ये सपना पूरा नहीं होने दोगे तो वह बच्ची जीते जी मर जाएगी। बेटा, ऐसा मत करो उसके साथ। दादाजी अब हुक्म देने के बजाय अरमान के सामने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लगे थे, क्योंकि वह समझ चुके थे कि उनका अड़ियल पोता कभी भी उनकी धमकी या किसी तरह की कोई बात नहीं सुनेगा। दादाजी उससे बात न करने की धमकी, उसे रिश्ते तोड़ने की धमकी, साथ ही साथ हार्ट अटैक का नाटक, सब कुछ कर चुके थे, और अब बार बार वही सारी चीज नहीं दोहरा सकते थे, क्योंकि अरमान को उन पर शक हो सकता था। इसीलिए दादाजी अब सीधे सीधे उससे बात कर रहे थे
और थोड़ी सी रिक्वेस्ट के साथ बोले कि वो आस्था को कैलाश जाने दे। तब अरमान ने दादाजी की ओर देखा और अगले ही पल वह उस कमरे से बाहर निकल गया। वहीं आस्था कितनी ही देर तक रोने के बाद उठी, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत जोरों से भूख लग रही थी। आस्था का रोना एक तरफ रहता था, लेकिन जब उसे भूख लगती थी उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो जाया करता था। खाने के अलावा उसे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दिया करता था, तो इसीलिए अब वो डेस्परेटली कुछ ना कुछ खाना चाहती थी। उसके बाद ही उसका दिमाग काम करने वाला था, क्योंकि सुबह का टाइम था और सुबह से वह कितनी देर तक रोती रही, तो अब उसको भूख बहुत लग चुकी थी। तो इसीलिए आस्था ने अपने आंसू पोंछे और वह किचन की ओर जाने का इरादा करने लगी थी। और जल्दी ही एक बार अपना फेस वॉश करके वह जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने लगी, तुरंत अरमान से टकरा गई और लड़खड़ा गई, क्योंकि अरमान की बॉडी एकदम लोहे के समान थी। अरमान से टकराने पर जैसे ही आस्था लड़खड़ाई, अरमान ने तुरंत एक हाथ उसकी पतली सी खूबसूरत सी कमर पर रख लिया था और दूसरे हाथों से उसके कंधों को पकड़ लिया था। और कुछ पल वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे, लेकिन अगले ही पल आस्था थोड़ा सा अरमान से दूर होने लगी थी। लेकिन अरमान की पकड़ उस पर बेहद मजबूत थी और वह उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, मुझसे दूर होने के बारे में सोचना भी मत, मिसेस सिंघानिया। और वैसे भी मेरी जिंदगी में आप खुद ही आई हैं। ये मैं नहीं जानता कि आप मजबूरी में आई हैं या फिर जैसे भी आई हैं, लेकिन अब मेरी जिंदगी से आपको कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। और रही बात आपके कॉलेज जाने की, तो वो सपना अब तुम्हें भूलना होगा। आस्था अरमान को कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही दब कर रह गए थे। अरमान जल्दी ही वहां से निकल चुका था। वहीं आस्था, जिसे भूख लग रही थी, उसका दिल तो वैसे अब कड़वाहट से भर गया था। अरमान को लेकर उसके दिल में कड़वाहट पैदा हो चुकी थी। अब उसने खाने का इरादा भी छोड़ दिया था और सीधा बेड पर लेट गई थी, क्योंकि इस वक्त उसे अपना शरीर पूरी तरह से कमजोर सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी टांगें पूरी तरह से कांप रही हों। इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं अरमान, जिसकी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी थी, वह जल्दी ही अपनी शानदार कार में जाकर बैठ गया था। और एज यूजुअल उसकी कार कोई और नहीं बल्कि मारिया ही चला रही थी, और टाइगर आगे वाली सीट पर बैठा था। और अरमान अब अपने लैपटॉप के थ्रू अपने कमरे में लगे कैमरे को ऑन करके आस्था को देखने लगा था। आस्था बेड पर बैठे बैठे ही रोती रही और फिर वह वहीं लेटकर सो गई। आस्था को सोता हुआ देखकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी ही अपने शानदार ऑफिस में पहुंच चुका था। अरमान का शानदार ऑफिस बड़ा ही खूबसूरत था। जल्दी ही यह बात सभी काम करने वाले वर्कर्स को पता चल चुका था कि अरमान ऑफिस में आ गया है, तो सभी लोग जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे के साथ काम करते करते गप्पे हाँक रहे थे, कोई हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, कोई अपने कल की, परसों की बातें बता रहा था, वहां सब कुछ एकदम अब शांत हो चुका था, क्योंकि अरमान के सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह काम करने के अलावा कुछ और बातें कर सके। जल्दी ही अरमान ने अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ ऑफिस में एंट्री ली। सभी की नजरें ना चाहते हुए भी अरमान पर जाकर ठहर गईं, क्योंकि अरमान को देखने पर ऐसा लगता था मानो कोई राजा वहां चलकर आ रहा हो। सब लोग सोचा करते थे कि अरमान दिखने में जितना ज्यादा हैंडसम, क्यूट और मासूम है, काश अंदर से भी उतना ही मासूम होता। लेकिन असल में अरमान के खूबसूरत हैंडसम चेहरे के पीछे कितना ज्यादा डरावना चेहरा छुपा हुआ था, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अब अरमान ने केवल एक नजर अपने ऑफिस के वर्कर्स की ओर देखा और सीधा अपनी पर्सनल लिफ्ट के थ्रू अपने ऑफिस के 12वें फ्लोर पर पहुंच गया। मारिया और टाइगर दोनों ही 12वें फ्लोर पर ना जाकर बीच में 11वें फ्लोर पर रुक गए और अरमान सीधा अकेला 12वें फ्लोर पर गया। अगर अरमान की किसी से मीटिंग होती थी तो सबसे पहले अरमान के ऑफिस के मैनेजर टाइगर को कॉल किया जाता था। अगर नॉर्मल मीटिंग होती थी उसे देव अटेंड करता था और खास जरूरी मीटिंग अरमान अटेंड करता था। अभी के लिए देव अहमदाबाद गया हुआ था, वहां पर अरमान की दूसरी साइड थी। मारिया को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मारिया आज पहली बार ही ऑफिस आई थी।
लेकिन सब कुछ उसके लिए नॉर्मल था। ऑफिस देखकर या किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट, दिलचस्पी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह केवल भावहीन चेहरा लिए 11वें फ्लोर पर रुक गई और अरमान की जितनी भी मीटिंग की तैयारी थी उन सबको चेक करने लगी। वही मलाइका, जो अरमान की पर्सनल सेक्रेटरी थी, जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि बॉस के साथ आज एक लड़की ऑफिस आई है, तो वह पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसने लास्ट टाइम अपने बॉस अरमान सिंघानिया को मॉल में आस्था के साथ देखा था और आस्था को जान से मारने के लिए उसने एक सेल्स गर्ल को कुछ पैसों का लालच देकर उसे चेंजिंग रूम में बंद करवा दिया था, जिससे आस्था की जान तो नहीं गई थी, लेकिन काफी हद तक उसकी जान पर बनाई थी। उसे तो यही लग रहा था कि उस दिन के बाद आस्था का काम तमाम हो गया होगा, लेकिन जब उसे आगे पता चला कि अरमान के साथ एक लड़की ऑफिस में आई है, तो उसने सनक में अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। उसके लंबे लंबे शार्प नाखून उसके हाथों में चुभने लगे और वहां से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन मलाइका को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अरमान को वह एक दीवानगी की हद तक प्यार करती थी। वह यह भी जानती थी कि अरमान कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना तेज गुस्से वाला और एरोगेंट बिहेवियर वाला है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अरमान की डांट भी प्यार की तरह सुना करती थी। अब मलाइका, जो 10वें फ्लोर पर थी, उसके लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो गया था। वह सबसे पहले जाकर उस लड़की से मिलना चाहती थी जो इस वक्त अरमान के साथ ऑफिस आई थी। जल्दी मलाइका कुछ फाइल्स हाथ में लिए 11वें फ्लोर पर चली गई, क्योंकि 12वें फ्लोर पर आज तक टाइगर के अलावा कोई नहीं गया था। अब मलाइका जैसे ही वहां आई और उसने टाइगर के ठीक पीछे खड़ी हुई बड़ी ही खूबसूरत लड़की को देखा, जो कि एकदम फॉरेनर जैसी थी। उसके बाल एकदम ब्राउन थे, बड़ी बड़ी आंखें, कैजुअल कपड़े, और उसने ब्लैक शेड्स अपने पॉकेट में रखे हुए थे। उस लड़की के हर अंदाज, हर हिस्से से एटीट्यूड झलक रहा था। वही मलाइका जैसे ही वहां गई, और क्योंकि मलाइका बेहद पतली थी, साथ साथ उसके छोटे छोटे बाल जो कि उसके कंधों तक ही फैले हुए थे, और मलाइका एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आई हुई थी। अब जैसे ही उसने मारिया को देखा तो वह सोच में पड़ गई कि आखिरकार उसके बॉस को क्या हो गया है। लड़कियों से हमेशा दूर रहने वाला उसका बॉस अब अलग अलग लड़कियों को लेकर घूम रहा है। उस दिन मॉल में कोई और लड़की थी और अब यहाँ ऑफिस में कोई और लड़की है। तब मलाइका मन मन में सोचने लगी कि आखिरकार उसके बॉस को लड़कियों की लत तो नहीं लग गई है। तब फाइल हाथ में लिए जैसे ही मारिया ने मलाइका को देखा, मारिया अपने कोल्ड बिहेवियर में पूछने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? हालांकि टाइगर मलाइका को जानता था कि वह अरमान की सारी मीटिंग्स वगैरह सब हैंडल करती है और काफी सालों से वह यहाँ काम कर रही है। काम के मामले में वह एकदम परफेक्ट है। आज तक उसने अरमान को शिकायत का मौका नहीं दिया है। तब मारिया की रूडली आवाज सुनकर मलाइका की भौहें तन गईं। वहीं उसने फाइल लाकर टेबल पर पटकी और मारिया के सामने खड़े होकर झल्लाते हुए बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या? तुम किसी फैशन कंपटीशन में आई हो जो इस तरह से तुमने ये ड्रेसअप किया है? हाँ, याद रखना, हमारे बॉस मिस्टर अरमान सिंघानिया लड़कियों को घास तक नहीं डालते हैं, समझी तुम? मलाइका ने जैसे ही ये कहा, मारिया को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वहीं टाइगर मलाइका की बात सुनकर अब मजे लेने लगा था, क्योंकि वह तो खुद मारिया से चिढ़ता था। और अब जब मलाइका ने मारिया से इस तरह से बातें की तो टाइगर भी वहां जाकर खड़ा हो गया। मलाइका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो इस लड़की को कब से यही बातें तो बोल रहा हूँ कि वह यहाँ ऑफिस में काम करने आई है या इस तरह से टशन झाड़ने आई है। टाइगर की बात सुनकर मारिया ने अपनी नजरें एक बार उठाकर उसकी ओर देखीं। उसके बाद वह आराम से टांग पर टांग रखकर वहां पड़े हुए शानदार सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं थे। और अब तो मलाइका को ये बात बहुत बुरी लगी कि वह मारिया से बातें कर रही थी, लेकिन मारिया आराम से जाकर बैठ गई थी। तब मलाइका गुस्से से मारिया के पास गई और उसकी बाजू को पकड़कर धमकाते हुए बोली, क्या तुम्हें सुनाई कम देता है? हाँ, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम में?
तब मारिया अचानक से उठी और टाइगर के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी ओर देखकर बोली, टाइगर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे लोगों के फालतू सवालों के जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस लड़की को बोलो अभी और इसी वक्त चली जाए यहाँ से, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसकी दशा की जिम्मेदारी खुद होगी। अब मलाइका गुस्से से दांत पीसकर उसके पास आई और मारिया की बाजू को पकड़कर बोली, मिस्टर टाइगर से क्या बात कर रही हो? जो बात करनी है मुझे करो ना। अब मारिया ने गुस्से से एक बार अपने सर पर रगड़ा और अगले ही पल उल्टे हाथ का मुक्का खींचकर मलाइका को मार दिया। मलाइका तुरंत दूर जा गिरी। उसके होठों के पास से खून निकलना शुरू हो गया। टाइगर समझ चुका था कि मलाइका को जल्दी से होश नहीं आने वाला। यह बात तो टाइगर भी जानता था। तब मारिया ने एक भावहीन लुक टाइगर को दिया और जल्दी ही वहां से जाकर केबिन के अंदर बैठ गई और कुछ अपनी पुरानी बीती यादों में खो गई। वहीं दूसरी ओर अरमान के जाने के बाद आस्था, जो बेड से टेक लगाए बैठे बैठे ही सो गई थी, उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। लेकिन जब से उसे इस बात का पता चला था कि अरमान ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वह कोलाज नहीं जाएगी, तब से उसके शरीर में एक अलग तरह की बेचैनी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसकी नस नस में बस चुका था। वह हर हाल में डॉक्टर बनना चाहती थी। वह किसी भी कीमत पर अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन अब जब से अरमान सिंघानिया एक बार फिर उसकी जिंदगी में आया था, तब से उसका सपना, उसकी रही सही उम्मीद भी टूट चुकी थी। वरना जब से डॉक्टर रश्मि ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया था, उसके मन में एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब वह डॉक्टर बन पाएगी। लेकिन अब तो सब कुछ बर्बाद होता सा नजर आ रहा था। और इस बीच आस्था, जिसे भूख भी लगी थी, लेकिन स्ट्रेस लेने की वजह से वह अब बेहद अनकॉन्शियस हो चुकी थी। वहीं दादाजी, जो अरमान की बात सुनने के बाद इधर उधर टहल रहे थे, क्योंकि आस्था डेस्परेटली डॉक्टर बनना चाहती थी। यह बात वह अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने अरमान से भी बात की थी। लेकिन उन्हें पता था कि अरमान यह कभी भी पसंद नहीं करेगा कि आस्था अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करे या किसी और पेशे में जाए। फिलहाल दादाजी अब मायूस से हाल में बैठे हुए थे। उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह आस्था से मिल सकें या उसे दो बोल संतावना के दे सकें। लेकिन तभी राजेश खाना की ट्रे हाथ में लिए दादाजी के पास आया। दादाजी उसे देख चुके थे और गंभीरता से पूछने लगे, क्या हुआ? तुम खाना लेकर गए थे ना? तब राजेश ने उनकी बातों का जवाब देते हुए बोला कि वह बॉस कहकर गए थे कि आस्था मैडम ने खाना नहीं खाया तो हम उनके लिए खाना लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। कितनी ही देर तक हमने दरवाजा खटखटाकर वापस आ गए। जैसे ही राजेश ने ये कहा, दादाजी कुछ चौंक गए और जोरों से ध्रुव और आहान को आवाजें लगाने लगे थे, क्योंकि उस वक्त दोनों ही घर पर मौजूद होते हैं। सुमित और आकाश वहां से निकल चुके थे, क्योंकि आज सुमित ने आकाश को फोन करके बुला लिया था, लेकिन वह दोनों ही किसी जरूरी काम से बाहर चले गए थे। लेकिन आहान और ध्रुव दोनों उस वक्त वहीं मौजूद थे और कहीं न कहीं जाने का प्लान भी बना रहे थे। इससे पहले ही दादाजी की घबराई आवाज सुनकर वह दोनों उनके सामने मौजूद थे। तब दादाजी ने उन दोनों को देखकर घबराई हुई आवाज में कहा, जल्दी जाओ और जाकर देखो कि आस्था दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। तब तक हम भी धीरे धीरे चलकर सीढ़ियों से होकर आते हैं। ऐसे बोलकर दादाजी ने ध्रुव और आहान को आस्था के कमरे की ओर रवाना कर दिया और उन दोनों ने भी दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला। वह दोनों भी हैरान हो गए। फिर उन्हें दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन करना था और उसका पासवर्ड भी उन्हें पता नहीं था। अब वह दोनों परेशान हो गए थे, क्योंकि वह दरवाजा अब अरमान के फिंगरप्रिंट्स से खुल सकता था। दादाजी भी तब तक वहां गए थे और बेचैनी से पूछने लगे, अब तक दरवाजा क्यों नहीं खुला? तब उन्होंने बताया कि दरवाजा अंदर से लॉक है। भाभी, दरवाजा नहीं खोल रही है। अब अरमान भाई को ही बुलाना होगा, उनके फिंगरप्रिंट से ही दरवाजा खुलेगा। तब दादा झल्लाते हुए बोले, तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फटाफट कॉल करो उसे। दादाजी की बात सुनकर ध्रुव ने जल्दी से अरमान को कॉल मिलाया। अरमान, जो कि अपने शानदार केबिन में बैठा हुआ था, ऑफिस में बैठा हुआ था और अपनी कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट फाइल पर वर्क कर रहा था। जैसे ही ध्रुव का फोन आया, उसने तुरंत कॉल उठा लिया, क्योंकि वह चारों बेमतलब एक
दूसरे को कॉल नहीं किया करते थे। अगर कोई जरूरी ही काम होता था तभी फोन किया करते थे। ध्रुव अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, भाई आपको अभी घर आना होगा। भाभी दरवाजा नहीं खोल रही है, बहुत देर हो गई है। प्लीज आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स के द्वारा दरवाजा खोलना होगा। ध्रुव की बात सुनकर अरमान की भौहें आपस में जुड़ गईं। एक पल फोन की स्क्रीन देखने के बाद वह खुद से बोला, क्या अब ये आफत मुझे ऑफिस में चैन से काम भी नहीं करने देगी क्या? कहीं ना कहीं सोचते हुए फटाफट से अरमान ने अपना बिजनेस सूट उठाया और जल्दी ही सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। टाइगर को यह खबर मिल चुकी थी और टाइगर और मारिया दोनों ही अरमान के साथ थे। अरमान जल्दी से घर पहुंच गया था। टाइगर और मारिया दोनों कमरे के बाहर खड़े हुए थे। ध्रुव, आहान और दादाजी भी वहीं अरमान का इंतजार कर रहे थे और अगले पल फिंगरप्रिंट के द्वारा लॉक ओपन किया गया। फटाफट से सब अंदर गए। जैसे ही वह अंदर गए, अरमान ने देखा कि आस्था को उसने जब लास्ट टाइम सीसीटीवी फुटेज में देखा था, वह अभी भी वैसे ही बेड के सिरहाने से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। अरमान ये देखकर चौंक गया। तभी अरमान ने मारिया को ऑर्डर दिया, उठाओ इसको, क्योंकि अरमान को इस वक्त आस्था पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसे ऑफिस से घर आना पड़ा था। इसीलिए उसने मारिया को उठाने के लिए कहा था। अब मारिया ने जैसे ही आस्था के माथे को छुआ तो वह शॉक होकर बोली, किंग क्वीन को फीवर है और यह सो नहीं रही है बल्कि यह बेहोश है। अब मारिया ने जैसे ही ये कहा, अरमान परेशान हो गया था और सोचने लगा, क्या इस आफत को बीमार होने के अलावा कोई और काम नहीं है? जब देखो बेहोश हो जाती है, जब देखो बीमार हो पड़ जाती है, जब देखो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, कभी से पैनिक अटैक आ जाता है। क्या सारी बीमारी इस आफत को हुई है? कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान इरिटेट हो रहा था और अगले ही पल बोला, टाइगर डॉक्टर लेकर आओ और एक काम करो, 24 घंटे के लिए एक डॉक्टर की टीम यहीं पर शिफ्ट कर दो, क्योंकि इस आफत के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अरमान की बातों में बेरुखी उन सभी ने महसूस कर ली थी और ध्रुव और आहान तो शर्मिंदगी से गड़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उन्होंने आस्था को किस नर्क में लाकर झोंक दिया है। वहीं दादाजी तो बस गुमसुम से खड़े होकर अरमान को देख रहे थे तो कभी आस्था को देख रहे थे, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। पार्टी वाले दिन आस्था कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये आस्था तो बिल्कुल बदली सी लग रही थी। उसका पूरा बेजान शरीर उन सबकी आंखों के सामने मौजूद था। जल्दी अरमान ने मारिया को इशारा किया और मारिया ने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया और टाइगर ने जल्दी ही अरमान के ही विला में एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल तैयार कर दिया था, जहां पर जरूरत का सारा सामान मौजूद था और डॉक्टर की एक टीम ने जल्दी आस्था का इलाज करना शुरू कर दिया था। दादाजी के इशारे पर आहान ने डॉक्टर रश्मि को भी कॉल कर दिया था ताकि वह विला में आ जाए, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ही है जिसका साथ आस्था को काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर की टीम ने आस्था को अच्छी तरह से चेक किया था और उसके बाद वे बाहर आए। बाहर उन्होंने दादाजी, ध्रुव, आहान, टाइगर और मारिया को बिना किसी इमोशंस के वहां खड़े हुए देखा। तब तक अरमान भी वहां पहुंच गया था। डॉक्टर को देखकर दादाजी बोले, क्या हुआ हमारी बेटी को? वो ठीक तो है ना? तब डॉक्टर बोले, देखिए हमने उनको अच्छी तरह से चेक कर लिया है, लेकिन एक तो उन्होंने कुछ खाया नहीं है और साथ ही साथ उन्हें किसी न किसी बात का स्ट्रेस हुआ है जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसी बात है जो उन्हें अंदर अंदर खाए जा रही है। अगर यही हाल रहा और उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई तो वह डिप्रेशन में जा सकती है, जो उनके लिए ठीक नहीं होगा। आप उन्हें ज्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए, जो वह चाहती है वह कीजिए। अब जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा, अरमान डॉक्टर के एकदम पास आकर खड़ा हो गया और डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर नाखुश होकर बोला, उसे कैसे खुश रखना है, उसके लिए क्या करना है, वह सब हम देख लेंगे। आपको यहाँ इलाज करने के लिए बुलाया गया था, आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं।
अब अरमान ने जैसे ही कोल्ड वॉइस में यह कहा, डॉक्टर के माथे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था। जल्दी ही दादाजी ने डॉक्टर को पीछे किया और अरमान के सामने खड़े हो गए थे और एक चांटा उन्होंने अरमान के मुंह पर दे मारा था, जिससे अरमान एक तरफ झुक गया था। अचानक से दादाजी ने चांटा मार दिया था और टाइगर और मारिया ने अपनी अपनी बंदूक निकालकर दादाजी पर तान दी थी। यह देखकर ध्रुव और आहान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। तब आहान ने ध्रुव के कानों में खुसुर पुसुर करते हुए कहा, यह क्या? भाई के बॉडीगार्ड्स ने तो दादाजी पर ही बंदूक तान दी, अब क्या होगा? तब अरमान ने अपना हाथ बढ़ाकर मारिया और टाइगर को पीछे रहने का इशारा किया और दादाजी की ओर देखकर बेरुखी से बोले, क्यों? क्या हुआ? क्यों रोक दिया इन दोनों को? मेरी जान ले लेंगे, कम से कम ये सब देखने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। अरे, उसे बच्ची की अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे कुछ हो जाएगा, वह मर जाएगी, उसकी नस नस में बसा हुआ है डॉक्टर बनना। तू ये बात क्यों नहीं समझ रहा है? अब दादाजी ने जैसे ही ये समझाना चाहा, अरमान ने दादाजी की ओर डेंजरस लुक में देखते हुए कहा, अगर वो मरना ही चाहती है तो मर जाए, लेकिन वह इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अरमान ने कोल्ड वॉइस में अपनी बात खत्म की और जल्दी ही वहां से लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ बाहर चला गया था। अब तो दादाजी की आंखों से आंसू बह चले थे। वहीं आहान और ध्रुव शर्मिंदगी से तुरंत दादाजी के पास आए थे, उन्हें संभालने की कोशिश करने लगे थे। मारिया और टाइगर अरमान के पीछे पीछे चले गए थे। जल्दी ही अरमान के कानों में बार बार डॉक्टर की बातें ही चल रही थीं। जल्दी ही अरमान अपने फार्म हाउस वाले इलाके में चला गया था और वहां जाकर अरमान ने एक अनजान जगह जाकर कार रोक दी थी, जहां पर 6 से 7 आदमियों को बांध कर रखा हुआ था। अरमान ने उन आदमियों को देखा और अगले ही पल टाइगर को इशारा किया। टाइगर ने आगे बढ़कर 7 आदमियों को खोल दिया था। वे 7 अपने सामने डेविल किंग को देखकर पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन डेविल किंग ने लगातार एक एक करके उन सब की पिटाई करनी शुरू कर दी थी और सबको बड़ी ही खतरनाक मौत दे दी थी। जिस तरह से टाइगर पेचकश के द्वारा लोगों की जान लिया करता था, उन्हें तड़पाकर मारता था, लेकिन डेविल किंग तो डेविल किंग था। मरने के बाद भी वह उन 7 इंसानों के साथ हैवानियत कर रहा था। उनके मरने के बाद भी उनके शरीर पर लगातार वार करता रहा था। इतना ही नहीं, अगर कोई नॉर्मल इंसान उस वक्त अरमान को देख ले तो उसकी भी हार्ट अटैक से जान चली जाए, लेकिन मारिया और टाइगर केवल सपाट चेहरा लिए उस वक्त अरमान को हैवानियत करते हुए देख रहे थे। लेकिन 2 लोग और थे वहां पर जो कि अफसोस भरी नजरों से अरमान की ओर देख रहे थे। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि आकाश और सुमित थे। आकाश और सुमित जिस जरूरी काम से बाहर आए थे, वह जरूरी काम यही था। ये 7 लोग जिनको आकाश और सुमित ने ही वहां बंधक बनाकर रखा हुआ था और अरमान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अरमान ने तो आते ही बिना कुछ सोचे समझे उन पर वार करना शुरू कर दिया था और इतना टॉर्चर किया था कि किसी की भी रूह कांप जाए। और तब बहुत ही खूंखार अंदाज में वह मारिया और टाइगर की ओर देखकर बोला, इनको इनके मालिक अबीर राठौर के पास भिजवा दो। ऐसा कहकर अरमान खतरनाक हो गया था। तभी सुमित ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा था और बोला, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अरमान का पास्ट ही ऐसा है जिसकी बदौलत उसे क्रिमिनल से और खासकर ऐसी क्रिमिनल से कितनी ज्यादा नफरत है। मारिया ये सुनकर तिरछा सा मुस्कुराई थी। अबीर सिंह राठौड़, एक बड़ा ही खतरनाक इंसान, इतना स्मार्ट जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए, लेकिन एकदम खतरनाक और एक नंबर का हरामी। और अरमान का जानी दुश्मन अबीर सिंह राठौड़, जिसका सिक्का एक दूसरे शहर पर चला करता था। ये 7 आदमी अबीर सिंह राठौड़ के थे जो आए थे इस शहर में अरमान के बारे में एक एक पल की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन एक रात एक लड़की कॉल सेंटर से काम वापस देर रात तक घर लौट रही है। उस लड़की का इन्होंने अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती की थी। तो ये बात सुमित और आकाश को पता चल गई थी। वैसे भी अरमान के आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन अरमान पर नजर रख रहा है, यह सुमित, आकाश और बाकी सब ध्यान रखते थे। तो जिस रात अबीर के उन 7 आदमियों ने उस कॉल सेंटर वाली लड़की का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया,
उसी रात आकाश और सुमित ने उन्हें अगवा कर लिया था। अगवा करके वे यहाँ अरमान के फार्म हाउस के बाहर वाले जंगल में उन्हें ले आए थे और यहाँ बांध दिया था और अरमान को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन अरमान ने यहाँ आने के बाद उन लोगों को बोलने तक का मौका नहीं दिया था। उसी वक्त सीधा सीधा अपनी हैवानियत उन पर दिखानी शुरू कर दी थी। ध्रुव और आहान ने आकाश और सुमित को भी मैसेज करके आस्था की इंफॉर्मेशन के बारे में बता दिया था कि आस्था की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। तो वे लोग भी अब जल्दी ही सिंघानिया मेंशन की ओर चले गए थे। अरमान से उन्होंने उस वक्त उससे कोई बात नहीं की थी। मारिया और टाइगर ने जल्दी ही एक चॉपर रेडी करवाया था। उस चॉपर में उन 7 के 7 आदमियों की अलग अलग पीस को लाश के बोरों में भरकर उन्होंने सीधा अबीर राठौड़ के मेंशन में फेंकवा दिया था। वहीं अपने आदमियों के इस तरह से कटे पीस लाश देखकर अबीर सिंह राठौड़ गुस्से से पागल हो चुका था और अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन के गिलास उसने अपने हाथ में ही फोड़ लिया था और चीखा, अरमान सिंघानिया, अबीर सिंह राठौड़ आ रहा है तुमसे मिलने। यह कहते हुए अबीर सिंह राठौड़ के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के इमोशंस थे। वहीं दूसरी ओर आस्था को कुछ देर बाद होश आ गया था, लेकिन आस्था आज पूरी तरह से खामोश थी। आस्था को होश में आने के बाद जल्दी ही दादाजी, ध्रुव, आहान उससे मिलने के लिए वहां मौजूद थे। वही डॉक्टर रश्मि भी ध्रुव का मैसेज मिलते ही तुरंत छुट्टी लेकर सिंघानिया मेंशन आ गई थी और आस्था के पास बैठ गई थी। अब क्योंकि रश्मि भी एक डॉक्टर थी तो वह आस्था की हालत का अच्छी तरह से जायजा ले रही थी। उस वक्त आस्था बड़ी ही बुझी बुझी सी लग रही थी। हमेशा खिलखिलाकर हंसने वाली मासूमियत से भरी आस्था को आज इस तरह से बेड पर देखकर हर कोई परेशान था और उदास था। जल्दी ही सुमित और आकाश देव सिंघानिया मेंशन आ गए थे और वे भी आस्था के साथ सामने मौजूद थे। लेकिन आस्था केवल किसी से बात नहीं कर रही थी। वह केवल खाली खाली नजरों से सबकी ओर देख रही थी, क्योंकि अपने सपने को इस तरह से टूटते देखना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर रश्मि ने आस्था से बात करने की कोशिश की थी। आस्था ने बड़े ही फीका फीका सा उसे जवाब दिया था, वही अरमान सिंघानिया। अरमान बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। 7 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी इरिटेशन अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए अरमान सीधा बाथरूम में घुस चुका था और ठंडा ठंडा पानी उसने अपने ऊपर चला दिया था। अच्छी तरह से नहा धोकर फ्रेश हो गया था और जल्दी ही राजेश अपने हाथ में कॉफी का मग लिए उसके सामने मौजूद था। तब अरमान बोला, क्या उस आफत को होश आ गया? तब राजेश ने मायूसी से जवाब दिया, हाँ साहब, मालकिन को होश तो आ गया है, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर रही है। सब काफी ज्यादा उदास हैं और हम दादाजी भी उदास हैं। तब अरमान सोचने लगा कि कहीं इसकी वजह से दादाजी की तबीयत खराब ना हो जाए। ये सोचते हुए अरमान मिनी हॉस्पिटल की ओर जाने लगा था। राजेश ने उसे इंफॉर्मेशन दे दी थी कि सभी लोग इस वक्त मिनी हॉस्पिटल में हैं। मिनी हॉस्पिटल कहीं और नहीं बल्कि सिंघानिया मेंशन के ही एक बड़े से कमरे को बनाया गया था। सभी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे। अब अरमान जैसे ही वहां गया, उसने देखा कि सब लोग उस वक्त वहां जमा हैं और सबकी आंखों में इस वक्त अरमान के लिए कुछ अजीब सा एहसास था, जिसे अरमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही आस्था की नजर अरमान पर पड़ी तो उसने डर से रश्मि का हाथ पकड़ लिया था। तब रश्मि ने अरमान की ओर देखते हुए कहा, अरमान, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी आस्था के सामने नहीं आना चाहिए। अभी वह स्ट्रेस से पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। तब अरमान ने एक नजर बाकी सबको देखा। दादाजी एक साइड उदास से खड़े थे। अब अरमान के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था और आस्था का खुद से इस तरह से डरना वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक अरमान आगे बढ़ा और उसने आस्था को गोद में उठा लिया था। अरमान आस्था को उठाकर सीधा उसे अपने बेडरूम में ले गया था। दादाजी और बाकी सब उसे रोकते ही रह गए थे, लेकिन अरमान ने किसी की कोई बात नहीं सुनी थी। सीधा वह आस्था को अपने बेडरूम में ले गया था और बेड पर लेटाकर वह तुरंत उसके ऊपर आ गया था और बोला, ये क्या नौटंकी चला रखी है तुमने? हाँ, तुम स्ट्रेस में हो। हाँ, तुम जीने की इच्छा त्याग रही हो।
क्यों मिसेस अरमान सिंघानिया, अभी तो हमने अपनी जिंदगी अच्छी तरह से शुरू भी नहीं की है, और तुम अगर इस तरह से डिप्रेस्ड हो जाओगी तो भला कैसे काम चलेगा? हाँ, अरमान ये कहते हुए आस्था का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन आस्था, जो कि थोड़ी देर पहले अरमान से डर रही थी, लेकिन अब वह केवल खाली खाली नजरों से अरमान की ओर देख रही थी। उसने अरमान के किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अरमान आस्था की इस तरह की हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुका था। हालांकि अरमान अभी जानवरों की तरह 7 आदमियों की जान लेकर आ रहा था। अपना थोड़ा बहुत गुस्सा उसने शांत किया था, लेकिन अब आस्था, जो कि उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी, ऊपर से डॉक्टर की बातें वह भी उसे परेशान कर रही थीं। तब अरमान ने आस्था की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा, क्या तुम कोई बात मुझसे करना चाहती हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन आस्था ने अभी भी अरमान को कोई जवाब नहीं दिया। अब अरमान बुरी तरह छिड़ गया था और उसने अचानक अपना आईपैड बाहर निकाला और उसमें एक फुटेज दिखाने लगा था और बोलने लगा, ये देखो, ये तुम्हारी प्यारी नानी माँ है ना, जो कि एक्चुअली प्यारी नहीं बल्कि डेंजरस नानी माँ है, आफत की नानी माँ। यहाँ देखो, ये क्या कर रही है? जो पास वाला गार्डन है वहां इस वक्त टहल रही है। तुम जानती हो, उनके ठीक बराबर में खड़ा हुआ वह मेरा आदमी है। अगर मैं एक इशारा करूंगा, तुम्हारी नानी माँ का आज आखिरी दिन भी हो सकता है। अब जैसे ही अरमान ने आस्था के वीक पॉइंट पर वार किया, अब तो आस्था टूट गई थी और वह जल्दी से और जोरों से चीखी, नहीं, मेरी नानी माँ को कुछ मत करना, नहीं, नानी माँ को छोड़ दीजिए ना। और गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप जैसे कहेंगे हम वैसा करेंगे। प्लीज हमारी नानी माँ को छोड़ दीजिए, प्लीज हमारी नानी माँ के साथ कुछ मत करना। ऐसा बोलकर आस्था सुबकने लगी थी, लेकिन अरमान एक मिस्टीरियस सा हंसा और अपनी गर्दन टेढ़ी कर आस्था की ओर देखकर बोला, अरे वाह, तुम्हारे मुंह में जुबान भी है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ मानो कि तुम्हारे मुंह में जुबान ही ना हो, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं गलत था। तुम्हारे तो मुंह में जुबान भी है। अब ये तुमने जो फालतू की नौटंकी लगाई है, इसे बंद करो। अगर तुम मरने के बारे में सोच रही हो तो उस सोच को वहीं रोक दो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अभी जीना है। तुम्हारी जिंदगी जब तक की है, जब तक मैं चाहूंगा, समझी तुम? तब आस्था बेचैन होकर उदास स्वर में बोली, कैसे जिएंगे हम? हमारे जीने की इकलौती वजह ही आपने छीन ली। हम सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारा सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन आपने तो हमसे हमारे सपने ही छीन लिए हैं। वह बिना सपनों के इंसान कैसे जी सकता है? भला हाँ बताइए हमें, आखिर क्या गलती है हमारी? क्या किया है हमने? हमारी जिंदगी में आप जैसा इंसान आया, इसमें हमारी क्या गलती है? आपके अंदर तो दिल ही नहीं है। आप एकदम हार्टलेस पर्सन हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? आप ना तो किसी को प्यार करते हैं, सिर्फ लोगों को डांटते धमकाते रहते हैं। आस्था ने अभी तक अरमान का रुद्र रूप नहीं देखा था, ना ही वह जानवरों जैसा रूप देखा था। जब अरमान क्रिमिनल को मारता हुआ एकदम जानवर बन जाया करता था, तब आस्था ने आगे कहा, सब लोग आपसे डरते हैं, हम भी आपसे बहुत डरते हैं, लेकिन हम क्या करें? अब हम सांस भी आपकी मर्जी से लें क्या? तब आस्था की बात सुनकर अरमान ने अचानक आस्था का जबड़ा पकड़ लिया और बोला, हाँ, तुम्हारी यह सांसें भी तुम मेरी मर्जी से ही लोगी। समझी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया के सामने बोलने की? अरमान ने एक बार फिर अहंकारी स्वर में आस्था को डांटा। तब आस्था लाल पड़े चेहरे के साथ बोली, आखिरकार आप चाहते क्या हैं? एक बार निर्णय क्यों नहीं ले लेते हैं? पहले तो आप बोल रहे थे कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, और अब हमने आपसे बोलना शुरू किया तो अब आप कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बोलने की? आप इतने उलझन में क्यों हैं? आप अपनी कंफ्यूजन एक ही बार में दूर क्यों नहीं कर लेते हैं? आखिर इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं आप? अब जैसे ही आस्था ने सवाल किया, एक पल को तो अरमान की भी बोलती बंद हो गई, क्योंकि आस्था की मासूम टिमटिमाती हुई आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे ना जाने और भी क्या क्या कहना चाहती थी। तब आस्था ने एक बार फिर कहा, हमने कहा ना, हमने कोई गलती नहीं की है। गलत हमारे साथ हुआ है, जो हमें आप जैसे इंसान की जिंदगी में लाया गया है, और इसके लिए
हम अपने कान्हा जी से कभी भी बात नहीं करेंगे। हम अपने कान्हा जी से बहुत नाराज हैं। आस्था की इस तरह की बेतुकी बातें सुनकर अरमान हैरानी से उसे देख रहा था और फिर अचानक गंभीरता से अरमान बोला, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? तब आस्था ने अपनी मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तब अरमान बोला, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनने की इजाजत दूंगा, लेकिन अगर तुम बाहर जाकर अपनी हद पार नहीं करोगी तो। आस्था को अरमान की बातों का मतलब समझ नहीं आया था कि वह किस हद को पार करने के लिए कह रहा है। फिर आस्था मासूमियत से बोली, हद पार नहीं करूंगी? लेकिन हम क्या करेंगे? हम सिर्फ डॉक्टर ही तो बनेंगे। हम बाहर डॉक्टर बनने के लिए जाना चाहते हैं, हद पार करने के लिए नहीं। अरमान समझ चुका था कि आस्था को उसकी बातों का मतलब समझ में नहीं आया था और वह मन ही मन में झल्लाया कि यह आफत वाकई इतनी मासूम है या सिर्फ मासूम बनने का दिखावा करती है। लेकिन क्यों? इसकी मासूमियत पर यकीन करने का दिल करता है। कहीं ना कहीं अरमान यह सब सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल एकदम ठंडे स्वर में बोला, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे आसपास कोई लड़का नहीं होगा और ना ही कोई लड़की होगी। तुम किसी से कोई भी बात नहीं करोगी, समझी? अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो सिविल ड्रेस में मेरे गार्ड तुम्हारे आसपास रहेंगे जो तुम्हारे साथ जाएंगे। अरमान जैसे आस्था को इतनी सारी शर्तें बता रहा था। आस्था की आंखें हैरानी से फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था वह डॉक्टर बनने नहीं बल्कि वह किसी दूसरी कैद में जा रही हो। वहां पर भी अरमान के बॉडीगार्ड उसके आसपास रहने वाले थे और उसे किसी से भी बातें करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिलहाल आस्था के लिए इतना ही बहुत था कि अरमान ने उसे डॉक्टर बनने की इजाजत दी थी। तब उसके आगे अरमान शांत स्वर में बोला, आज ऑलरेडी एक दिन कंप्लीट हो चुका है। कल से तुम कॉलेज जा सकती हो और अपने क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो और फिर वहां से डायरेक्ट तुम्हें मेंशन आना होगा। याद रखना, 24 घंटे मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी और अगर मुझे इस बात का शक हुआ कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है, तुमने किसी से बातें करने की कोशिश की है, तो याद रखना, अरमान सिंघानिया का डेविल रूप देखने के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही वहां से जाने लगा, लेकिन आस्था ने पीछे से अरमान को रोका और बोली, सुनिए। और उसने बड़ी ही प्यारी सी आवाज में कहा था, सुनिए। यह आवाज सुनकर अपने आप ही अरमान के कदम रुक गए थे। अब आस्था के मन में एक उम्मीद फिर जगी थी और धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस आया। और अरमान ने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने की इजाजत दी थी, तो उसके लिए उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं थी। आस्था तुरंत अरमान के सामने गई और उसने उसे बिना सोचे समझे जोरों से गले लगा लिया। अब आस्था ने जैसे ही अरमान को ऐसे गले लगाया, एक पल को अरमान पूरी तरह से स्तब्ध हो चुका था। वह सोच रहा था, थोड़ी देर पहले यह लड़की मुझे देखकर कांप रही थी, डर रही थी, मेरे सामने बोल नहीं रही थी, और अचानक से इसे क्या हुआ जो उसने मुझे आकर गले लगा लिया। और तब आस्था खुशी से अरमान को गले लगाते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिएगा, अब हम बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और हम ये खुशखबरी अभी सबको सुनाकर आते हैं और जल्दी से नानी माँ को भी फोन कर देते हैं। आस्था जल्दी से अपने कमरे से निकलकर अरमान को यह सब बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। वहीं अरमान इस तरह से स्तब्ध हुआ था, उसे 440 वोल्ट का करंट लगा था। ऐसा लगने लगा था मानो उसके पूरे शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया हो। अरमान ने तुरंत खुद को नियंत्रित किया और सोचने लगा कि इस आफत के इतना करीब आने से मुझे क्या हुआ। उससे पहले भी तो मैं उसके कितने करीब गया हूँ, लेकिन इस तरह की अनुभूति तो कभी भी नहीं आई। और क्या है यह आफत, एक पल में डरती है, एक पल में घबराती है, एक पल में चुप हो जाती है, एक पल में बोलने लगती है और खुद से ही आकर चिपक भी जाती है। क्या है यह लड़की, कहीं यह मुझे पागल ना कर दे। यह सोचते हुए अरमान वहां से बाहर निकल गया। वहीं आस्था की चिंता में सभी हॉल में जमा थे और सभी के सभी आस्था की बीमारी को लेकर परेशान थे, क्योंकि जब से डॉक्टर ने यह बोला कि अगर आस्था को उसकी मनपसंद चीज नहीं दी गई तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, तब से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं ध्रुव तो आहान से निराश होकर कह रहा था, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, हमने बेकार में भाभी को यहाँ लाकर उनकी जान खतरे में डाल दी। काश हम ऐसे उन्हें मिलाने की कोशिश ही न करते।
अब दोनों कहीं ना कहीं अपने की पर शर्मिंदा थे। वहीं आकाश और सुमित भी आस्था की हालत को लेकर परेशान थे। डॉक्टर रश्मि दादाजी के पास बैठी थीं। उनका हाथ थामकर दिलासा देते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी सब लोगों को एक आवाज सुनाई दी, दादाजी, ध्रुव जी, आहान जी, सुमित भैया, आकाश भैया, रश्मि दीदी। ऐसा बोलकर आस्था तेजी से दौड़ती हुई सीढ़ियों पर से आ रही थी। हालांकि उसमें अभी काफी ज्यादा कमजोरी थी, क्योंकि वह एक मुट्ठी भर की थी। आस्था जरा सी देर में उसकी हालत खराब हो जाया करती थी और उसे सीढ़ियों से दौड़ते हुए देखकर सभी हैरानी से खड़े हुए थे। आराम से बेटा, आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आस्था तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए बस जल्दी से दौड़कर वह सबको यह खुशखबरी देना चाहती थी। अब आस्था, जो कि तेजी से भागते हुए आ रही थी, तो थोड़ा सा उसका सर चकराने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, मारिया तुरंत उसके पास आई और उसने उसे संभाल लिया था। कुछ पल के लिए आस्था ने अपनी आंखें बंद की थीं, लेकिन अगले ही पल वह सीधी खड़ी हुई थी और मारिया को हैरानी से देखने लगी थी। एक पल को तो आस्था मारिया को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर आस्था दादाजी से गले मिलकर और फिर डॉक्टर रश्मि से मिलकर बोली, आपको पता है दादाजी, मिस्टर राक्षस ने हमें कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है। अब हम कल से अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अब जैसे ही आस्था ने मुस्कुराकर और गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेते हुए जल्दी जल्दी ये सारी बातें बोली, सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर सदमे में देखने लगे थे और आकाश और सुमित तो वाकई शॉक थे, क्योंकि अरमान जो एक बार फैसला ले लेता था उसे बदलता नहीं था, लेकिन आजकल तो वह अपना फैसला भी बदलने लगा था। तो यह बात उन्हें थोड़ी सी अजीब लगी थी। वहीं अरमान आस्था के पीछे पीछे ही हॉल में अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। लेकिन वाकई सबको आस्था के लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो, आस्था कम से कम अब अपना सपना तो पूरा कर पाएगी और कॉलेज तो जा पाएगी, जिसके लिए उसकी तबीयत इस तरह से खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं वह लोग आस्था के लिए खुश थे। तब दादाजी ने एक नजर घुमाकर अरमान की ओर देखा, जो कि बेपरवाह सा सोफे पर बैठा हुआ था, मानो कि उसे उन सब की बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। लेकिन उसका पूरा ध्यान उस वक्त आस्था की एक्टिविटी पर था कि आस्था किस तरह से चहक रही थी और आस्था को खुश देखकर किस तरह से सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। एक पल को तो अरमान सोचने लगा कि इस लड़की के आते ही सब लोग बदल रहे हैं। धीरे धीरे ये लड़की सबको अपने कब्जे में कर रही है। तभी ध्रुव और आहान दोनों ही जाकर आस्था को साइड हक करने लगे और मुस्कुराकर बोले, वाह भाभी, कांग्रेचुलेशन। बस आप ऐसे ही खुश रहिए। पता है, जब आप उदास होती हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे ही ध्रुव और आहान ने आस्था से यह कहा और आस्था को हग किया, तो अब अरमान की आंखें एकदम से ही सर्द हो गई थीं और वह गहरी नजरों से ध्रुव और आहान की ओर देखने लगा था। अनायास ही ध्रुव की निगाह जैसे ही अरमान पर पड़ी, वह तुरंत 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया था। वहीं आस्था ने भी जैसे ही ध्रुव की नजरों का पीछा किया और उसकी नजरें भी अरमान से टकराईं, तो वह थोड़ा सा असहज हो गई थी और वह खुद आहान से अपना हाथ छुड़ा लिया था, क्योंकि अभी भी उसके कानों में अरमान की बात गूंज रही थी कि तुम्हें किसी भी लड़के के आसपास नहीं रहना है। फिलहाल आस्था के लिए तो बस यही जरूरी था कि उसको कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई थी। तभी दादाजी एक्साइटेड होकर बोले, लेकिन बेटा, आखिरकार यह चमत्कार हुआ कैसे? तुमने अरमान को कैसे मनाया? अब जैसे ही दादाजी ने यह सवाल किया, आस्था, जो चटर पटर बोलने की आदत थी, वह खुश होकर तुरंत बोल पड़ी, दादाजी, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो बस इतना बोला कि जैसे आप कहेंगे हम वही करेंगे, बस हमें कॉलेज जाने दीजिए। तब मिस्टर सिंघानिया ने हमें बोला कि बस हमें उनकी कुछ बातें माननी होंगी, उसके बाद वह हमें कॉलेज जाने देंगे। जैसे ही आस्था ने यह कहा, सभी हैरानी से आस्था की ओर देखकर बोले, फिर ऐसा क्या कहा अरमान ने? वहीं अरमान अपने सर पर टेप करने लगा था और सोचने लगा कि जो बात है उसने आस्था को बंद कमरे में बोली है, कहीं वो बातें यहाँ सबके सामने ना कह दें। लेकिन आस्था तो आस्था थी, वह तुरंत बोल पड़ी थी,
उन्होंने बस इतना बोला है कि हमें वहां पर कोलाज जाकर किसी से बात नहीं करनी है और लड़कों से दूरी बनाकर रखनी है। किसी से बात नहीं करनी है, साथ ही साथ किसी लड़कियों से भी बात नहीं करनी है। अब जैसे ही आस्था ने अपनी मासूमियत से जल्दी से दादाजी को सारा सच बताया, दादाजी घूरकर अरमान को देखने लगे थे। वहीं रश्मि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था क्योंकि उसे बहुत हंसी आ रही थी। उस वक्त वह बहुत ज्यादा हंसना चाहती थी। ध्रुव और आहान भी बगले झांकने लगे थे। वह इधर उधर देखने लगे थे और बाकी सब शौक होकर अरमान को देख रहे थे। तब सब लोगों को अपनी ओर इस तरह से देखता हुआ देखकर अरमान वहां आ गया और ऑर्डर देते हुए बोला, सब के सब जाओ, अपने कमरे में आराम करो। और तुम तो बीमार थी ना, इतनी जल्दी तुम में इतनी ताकत भी आ गई? तुमने इतना ज्यादा बोलना भी शुरू कर दिया। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। तभी आस्था कुछ सोचते हुए जाती हुई रुकी और बोली, लेकिन हमें अपनी नानी माँ से भी बातें करनी थी। नानी माँ जैसे यह सुनेंगी कि हम कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी। तभी रश्मि बोली, आस्था, तुम उसकी फिक्र मत करो। नानी माँ से मैं खुद पर्सनली मिलने जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम ठीक हो और तुम अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर रही हो। अब रश्मि ने जैसे ही यह कहा, आस्था ने आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा किया था और जल्दी वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। वहीं अरमान, जिसके लिए अब वहां रुकना मुश्किल हो गया था, वह सीधा अपने स्टडी रूम में जाकर अपना आगे का काम जारी करने लगा था। थोड़ी देर बाद टाइगर और मारिया भी वहां आ गए थे और सीधा स्टडी रूम में अरमान के आजू बाजू खड़े हो गए थे। वहीं दादाजी कुछ गहरी सोच में पड़ गए थे। वहीं अब रश्मि दादाजी से विदा लेकर जल्दी ही वहां से नानी माँ यानी कि आस्था के घर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन मौसम बुरी तरह से बदल चुका था और बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। वहीं आस्था, जो कि इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी, उसके कानों में भी बारिश की आवाज सुनाई दी थी। आस्था की सबसे बड़ी कमजोरी थी बारिश में नहाना, डांस करना उसे बेहद पसंद था। उसके गांव में जब भी बारिश होती थी, गांव के घर की छत पर चढ़कर वह ढेर सारी मस्ती किया करती थी। अब जैसे ही बारिश हुई, और इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया की बालकनी में बारिश पड़ी तो आस्था तो खुद को रोक नहीं पाई और बालकनी का दरवाजा खोलकर वह सीधा बारिश में भीगने लगी थी और खुशी से गोल गोल घूमने लगी थी, क्योंकि आज उसे काफी बड़ी खुशी मिली थी। एक पल को तो आस्था ने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब जब से उसे यह पता चला था कि वह अपना सपना पूरा कर पाएगी, तब से वह बहुत खुश थी और बारिश में गोल गोल घूमने लगी थी। वहीं अरमान अबीर सिंह राठौड़ की पूरी जानकारी लेने के बाद टाइगर और मारिया को कुछ जरूरी काम सौंपकर अपने कमरे में जाने लगा था। जैसे ही वह कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेडरूम में नहीं थी। अरमान की भौहें तन गई थीं कि आखिरकार यह लड़की कहाँ जा सकती है। जब मैंने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेजा था तो उसे कमरे में आराम करना चाहिए था, तो इस तरह से वह कहाँ जा सकती है। लेकिन जल्दी ही अरमान के कानों में आस्था के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। अब अरमान उस दिशा में आगे बढ़ने लगा था और जैसे उसने बालकनी से बाहर का नजारा देखा तो वह अपनी पलकें झपकनी भूल गया था। आस्था बड़ा ही खूबसूरत सा डांस कर रही थी और खुद अपने मुंह से गुनगुना रही थी। आस्था बड़ा ही खूबसूरत सा डांस कर रही थी और खुद अपने मुंह से गुनगुना रही थी, छम छम नाचूं मैं आज छम छम। आस्था बहुत खुश थी, इस बात से बेफिक्र कि इस वक्त दो आंखें, जो कि इस वक्त आस्था के बदन को एक तक देख रही थीं, जिससे उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा था। अरमान खुद को रोक नहीं पा रहा था। आस्था तो बेफिक्र होकर मौज मस्ती में उस वक्त डूबी हुई थी, लेकिन अरमान तुरंत अब उसके करीब आकर खड्डा हो गया था। आस्था ने जैसे ही डांस करते हुए वह घूमी और घूमकर वह सीधा अरमान के सीने से जा लगी थी। अरमान बेहताशा उसे देखता रहा। अगले ही पल बिन देर किए उसने आस्था के होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उसे किस करने लगा था। आस्था तो समझ ही नहीं पाई कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ, और जब उसे यह समझ में आया कि इस वक्त वह कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है
और आस्था ने तुरंत अरमान से छूटने की कोशिश की थी, लेकिन वह अरमान को 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। अरमान तो उस वक्त बस आंखें बंद किए हुए आस्था के खूबसूरत से बदन में खुद को भिगो देना चाहता था। तो फिर आस्था के सामने बाथरूम में जो कुछ भी हुआ था, वह सारी बातें याद आने लगी थीं, और उसने अरमान की चेस्ट पर थोड़ा तेजी से नोच दिया था, जिससे एक पल के लिए अरमान ने आस्था की ओर देखा। उसी वक्त अरमान ने देखा कि आस्था की आंखों में आंसू लिए नफरत से उसे ही देख रही है। न जाने क्यों आस्था की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अरमान को बहुत बुरा लगा था, और सीधा वहां से निकलकर वहां से बाहर निकल गया था। वही आस्था अरमान के जाने के बाद जल्दी से अपने कमरे में आई। फटाफट से वह बाथरूम में घुस गई थी, क्योंकि इस वक्त वह अकेला रहना चाहती थी। उसके हाथों का एक एक रोंगाटा खड़ा हुआ था। वह घबराते हुए सोच रही थी कि अगर उसने आज अरमान सिंघानिया को नहीं रोका होता तो ना जाने वह उसके साथ क्या क्या कर बैठता। जब अरमान ने बाथरूम में अपनी हद पार करने की कोशिश की थी, ये बात आस्था के दिल में खौफ पैदा कर गई थी, तो जो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। वही अरमान एक बार फिर अपने जिम रूम में जाकर पंचिंग बैग पर जोरों से वार करने लगा था, और साथ ही साथ बोले जा रहा था, ये मुझे हो क्या गया था? क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया? कि उसे लड़चकी को देखकर मैं कैसे पागल हो गया? और उसे चूमने लगा। क्यों क्यों? अरमान उस वक्त अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकाल रहा था, और अब पूरा पंचिंग बैग अब पूरी तरह से पिचक चुका था, क्योंकि अरमान का 2.5 किलो का हाथ बार बार उस पर जैसे जैसे पडीडीडी एच रहा था, वैसे वैसे उसकी सारी हवा निकल गई थी। अरमान ने जल्दी ही खुद को कंट्रोल किया और सख्त आवाज में बोला, वह मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सिर्फ मिसेस अरमान सिंघानिया है, और उसे मेरे काबू में होकर रहना होगा। जो मैं कहूंगा वह करेगी, लेकिन इस तरह से मुझे वह अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है, कहीं ना कहीं खुद को ही कंट्रोल करता हुआ अरमान एक बार फिर से अपने कमरे में जाने लगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि जैसे ही थोड़ी बारिश रुकने पर बाहर निकली थी। एक तो वह आज अपनी स्कूटी से नहीं लाई थी, क्योंकि जिस वक्त आहान ने उसे फोन किया था कि आस्था की तबीयत खराब है, तब वह सीधा केब लेकर वहां आई थी। लेकिन अब वह एक बार फिर केब बुक करने के लिए सोचने लगी थी, और वह मेंशन के दरवाजे पर खड़ी ही हुई थी। तभी आकाश वहां आया। आकाश के साथ सुमित भी मौजूद था। सुमित ने जैसे ही डॉक्टर रश्मि को देखा, वह उससे पूछने लगा, रश्मि, आप कहाँ जा रही हैं? आइए, हम आपको छोड़ देते हैं। तब रश्मि ने जैसे ये देखा कि आकाश ड्राइव कर रहा है, तो उसने जल्दी से बोल दिया, नहीं नहीं सुमित भैया, मैं चली जाऊंगी। मैंने केब बुक की है, वो बस आती ही होगी। तब सुमित बोला, रश्मि, क्यों जिद कर रही हो? आ जाओ, मैं छोड़ देता हूं ना। तब रश्मि ने सोचा कि बैठ जाती हूँ। सुमित भैया भी तो हैं, उसके खडूस के साथ अकेली नहीं हूं। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए रश्मि जल्दी पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। तब सुमित बोला, अच्छा तो बताइए कहाँ छोड़ना है आपको? डॉ। रश्मि बोली, वह मैंने आस्था को प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी नानी माँ को जाकर इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वह बिल्कुल ठीक और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कंटिन्यू करने वाली है। तो बस में आप मुझे आस्था के घर पर ही छोड़ डर दीजिए। डॉ रश्मि ने एक सांस में सारी बातें बोली थी, और जल्दी ही आकाश ने कार चला दी थी। आकाश बार बार रश्मि को साइड मिरर से देख रहा था, लेकिन रश्मि ने एक बार भी आकाश की ओर नहीं देखा था। वह केवल बाहर दौड़ती भागती जिंदगी को देख रही थी। तभी सुमित को ये महसूस हुआ मानो कि वह यहाँ इस वक्त कबाब में हड्डी है। वैसे भी आस्था के घर का सफर 30 से 40 मिनट का होने वाला था। तब सुमित ने अचानक किसी को मैसेज किया, और देखते ही देखते अगले ही पल सुमित का फोन बजने लगा था। सुमित ने फोन कान के लगाया, बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर सुमित ने आकाश की ओर देखा और उससे बोला, यार वह एक्चुअली मुझे अर्जेंट काम है, तो तू एक काम कर, डॉक्टर रश्मि को आस्था के घर पर छोड़ दे। तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, क्योंकि आधा घंटा लगेगा। अभी आस्था के घर पर जाने में इस बीच मेरा काफी नुकसान हो सकता है।
कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट आए हुए हैं, होटल से फोन था तो मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है। ऐसा बोलकर सुमित जल्दी ही कार से बाहर निकल गया था। वही सुमित को जाता हुआ देखकर अब डॉक्टर रश्मि क्षमकश का शिकार हो गई थी कि वह अब क्या करे। क्या वह गाड़ी में ही बैठी रहे या वह कार से उतर जाए? लेकिन आकाश के सुमित के उतरने पर आकाश ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी थी। रश्मि को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। थोड़ी दूर जाकर आकाश ने कार रोक दी थी और साइड मिरर से रश्मि की ओर देखा। वह बोला, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूं, आकर कार में आगे बैठो। आकाश ने यह कहा। डॉक्टर रश्मि हैरान हो गई और अगले ही पल बोली, मैं पीछे ठीक हूं और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आपको अपना ड्राइवर बनाने का। ऐसा बोलकर रश्मि ने मुंह पचका दिया था। लेकिन अगले ही पल आकाश गाड़ी से उतरता है और सीधा पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलकर डॉक्टर रश्मि को गोद में उठा लिया था और उसे फोर्सली आगे वाली फ्रंट सीट पर बिठा दिया था। अब डॉक्टर रश्मि पूरी तरह से शोक में थी। वह आकाश को काफी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही दब कर रह गए थे। तब तक आकाश ने कार चला दी थी और कार में बैठते ही बोला, सीट बेल्ट लगा लो। लेकिन तब तक डॉक्टर रश्मि ने कुछ और ही सोच रही थी तो उसके कानों में आकाश की आवाज नहीं गई थी। अब आकाश ने इरिटेट होते हुए एक बार फिर कार रोकी थी और एकदम डॉक्टर रश्मि के बेहद करीब बच गया था। रश्मि ने आकाश को जैसे ही अपने इतने करीब देखा तो वह हैरान हो गई थी, लेकिन आकाश ने तब तक डॉक्टर रश्मि के सीट बेल्ट लगा दिए थे। उस वक्त उन दोनों की सांसें एक पल के लिए एक दूसरे से टकराई थीं, लेकिन अगले ही पल आकाश ने खुद को संभाल लिया था और एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर आकर उसने कार स्टार्ट कर दी थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में अरमान जैसे ही कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था एक चादर से अपने आप को पूरी तरह से कवर करके सोई हुई थी। उसका चेहरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था बेड पर एक छोटी सी पोटलियां सी पड्डी हो। तब अरमान जल्दी ही बाथरूम में गया था। नहा धोकर फ्रेश होकर वह वहां आया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाजे पर राजेश खाने की थाली हाथ में लिए खड़ा हुआ था और बोला, वह साहब जी, आस्था बीबी के लिए दादाजी ने खाना भिजवाया है, क्योंकि उन्हें अभी कुछ दिनों तक हेल्दी खाना खाना होगा, तब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तब अरमान मन में सोचने लगा, ये लाढकी कहां से किसी को बीमार दिखाई देती है। आज देखा नहीं किस तरह से डांस कर रही थी। जब से इसे ये पता चला है कि यह कोलैज ज्वाइन कर सकती है, ऐसा लगने लगा है इसमें अलग ही तरह की पर्सनालिटी बस गई हो। कितनी ज्यादा इसमें हिम्मत और ताकत आ गई है, तो इसे खाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिलहाल अरमान ने खाने की थाली ले ली थी और राजेश को वहां से जाने के लिए कह दिया था। अब वह सोचने लगा कि वह क्या करे। क्या इस लड़की को उठाए ना उठाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उनके बीच अनएक्सपेक्टेड किस हुआ था, उसके बाद से वह आस्था को फेस करने में थोड़ा सा अकवर्ड महसूस कर रहा था। लेकिन फिलहाल आस्था को उठाना जरूरी था। अरमान बेरुखी से बोला, आफत उठो और खाना खा लो। आस्था जगी हुई थी, वो सोई हुई नहीं थी, केवल सोने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उस वक्त अरमान को फेस नहीं करना चाहती थी। अब अरमान के ये बोलने पर कि आफत उठो खाना खा लो, आस्था चादर के नीचे से मन में बददत्ताने लगी। हमें आफत बोलता है, ये राक्षस खुद क्या है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वह हिचकिचाते हुए सोचने लगी, क्या कर रही है आस्था। अगर तू मन में कुछ भी बोलेगी तो अरमान को पता ही चल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अभी वह उसे कुछ ना बोले। तभी अरमान एक बार फिर कट हिचे की आवाज में बोला, आफत उठो, वरना मुझे उठाने के और भी तरीके आते हैं। तभी आस्था के दिमाग में वह सारे सीन घूमने लगे थे। जब अरमान ने उस पर गोली चलाई थी, एक बार फिर गोली चलाने की कोशिश की थी और किस तरह से उसे टॉर्चर किया था। अब तो आस्था डर के मारे फटाफट से उठकर बैठी थी। नहीं नहीं नहीं, हम पर गोली मत मारना, हमें गोली मत मारना। हम उठ गए। ऐसा बोलकर आस्था जल्दी से उठकर बेड पर खड़ी हो गई थी। लेकिन अरमान केवल आस्था का सपाट चेहरा लिए देख रहा था, क्योंकि इस वक्त आस्था बेड पर उछल कूद कर रही थी। बेड पर यहाँ वहां भाग कर बोल रही थी,
हमें गोली मत मारना, हमें गोली मत मारना। इस बीच बेडशीट पूरी तरह से सिमट गई थी और अरमान के अंदर सफाई का कुछ ज्यादा ही कीड़ा था। इस तरह से आस्था को बेड पर उछलते हुए देखकर और बेडशीट सिमटते हुए देखकर उसने वह अपने सर पर रब करते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ। आफत, यह क्या कर रही हो तुम? तब आस्था बेड पर खड़े ही तुरंत बोली, हमने क्या किया? उस वक्त आस्था के खूबसूरत लंबे बाल पूरी तरह से खुले हुए थे जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। अरमान आस्था को बढ़ी नजरों से देख रहा था कि जितना वो आस्था को देखता है उसकी खूबसूरती में उतना ज्यादा डूबता जाता। लेकिन फिलहाल उसने अपना एरोगेंट बिहेवियर कायम रखते हुए बोला, यह क्या कर रही हो तुम? क्या तुम में इतनी मैनर्स नहीं है कि बेड पर इस तरह से उछल कूद नहीं करते हैं? हाँ, यह क्या हाल कर दिया है तुमने मेरे कमरे का? अभी फटाफट बेड से उतरो और बेडशीट ठीक करो। लेकिन आस्था बेड पर खड्डे बोली, लेकिन हमने क्या किया? आप ही ने तो हमें उठाया है। अब आस्था की इरिटेटिंग बातें अरमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक से उसने कदम आगे बढ़ाया, आस्था का हाथ पकड़ डाकर उसे बेड से नीचे की ओर खींचा। अब आस्था अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वह सीधा अरमान के ऊपर जा गिरी थी और अरमान भी एकदम अपना बैलेंस नहीं बन पाया और वह दोनों ही नीचे जमीन पर एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। आस्था ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसे लगा कि वह गिर रही है और उसे चोट लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वह अरमान के ऊपर गिरी थी, चोट अरमान को लगी थी। आस्था बिल्कुल सुरक्षित थी। कुछ देर आस्था के खूबसूरत बाल अरमान के पूरे चेहरे पर थे और उसने आस्था को उसकी कस कर पकड़ा हुआ था। तब अरमान बोला, तुम्हें अक्ल नहीं है? क्या तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो? इस तरह से बेड पर उछल कूद कौन करता है? और क्या तुम ढंग से नीचे उतर भी नहीं सकती हो? आस्था अरमान के ऊपर लेटे लेटे मासूम शक्ल बनाकर बोली, हमारी क्या गलती है? आपने ही हमें जोरों से खींचा जिसकी वजह से हम गिर गए। और ये देखिए, मुझे लगता है कि मेरी कोहनी में भी चोट लगी है। आस्था को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल वह थोड़ी सी नौटंकी करके अरमान से बचना चाहती थी। वहीं अरमान के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। अचानक अरमान ने आस्था को पलटकर उसे अपने नीचे कर लिया था, खुद उसके ऊपर हो गया था और शरारती अंदाज में बोला, अच्छा तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ तो कहाँ लगी है, मैं भी तो देखूं। ऐसा बोलकर अरमान आस्था के हाथ पर अपनी उंगलियां चलाने लगा था। अब अरमान को ऐसा करते देख आस्था का रोम रोम खड़ा हो गया था और वह सिहर उठी थी। हल्की सी आह उसके मुंह से निकली। आस्था के इस तरह से मचलने पर अरमान को कुछ कुछ होने लगा था। वह आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। लेकिन तभी आस्था अपने होश हवास में आई और फटाफट से वह अरमान के ऊपर से उठी और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई थी। इस वक्त उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। उसे रह रहकर काफी शर्म महसूस हो रही थी। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, मेरे करीब आने का तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। क्यों कोशिश करती हो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की? मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे बेहद जहर लगती हैं। भले ही तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने प्लान नहीं किया हो या तुम्हें किसी दौलत या माल का लालच न हो, लेकिन जिस तरह से तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो, यह बात मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि शायद तुम मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो और मेरे करीब आना चाहती हो। जैसे ही अरमान ने आस्था को यह सारी बातें बोली, आस्था की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। वह मन मन में बोली, हे कान्हा जी, इस इंसान को खुद को लेकर कितनी बड़ी गलतफहमी है। ये ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और हम तो इसे अपनी आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहते हैं। भले ही देखने में ठीक ठाक हों, लेकिन कर्म तो बिल्कुल राक्षस वाले हैं इनके। तब अरमान अचानक से आस्था के करीब गया, उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसके कान के पास अपने होठों को ले जाकर बोला, मेरे कर्म भले ही राक्षस वाले ना हों, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरे हैं। तो जितना हो सके मुझसे दूर रहना और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये बोलकर अरमान जल्दी ही कमरे से बाहर निकल गया था। वहीं आस्था एक बार फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई थी
और बेचैन होकर सोचने लगी, हम भी कितने बड़े बुद्धू हैं, बार बार अपने मन में इन्हें इनके सामने क्यों कोसने लगते हैं, जबकि ये तो हमारी मन की हर एक बात को अच्छी तरह से सुन लेते हैं। अभी आस्था की नजर ठीक बराबर में रखे हुए खाने पर गई। आस्था को अब समझ में आ गया था कि अरमान उसे क्यों उठा रहा था। आस्था ने सोचा कि वह इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बनने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी फटाफट से कुछ खाना खा लिया था। वैसे भी आस्था आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कल उसका कॉलेज का पहला दिन था। उसके लिए उसका बचपन का सालों पुराना सपना आज पूरा होने वाला था, तो इसीलिए आस्था ने कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी में खा लिया था। और उसके बाद कल वह क्या कपड़े पहनकर जाएगी, इस बारे में सोचने लगी थी। आस्था ने जल्दी ही अरमान का क्लोजेट खोल दिया था। वहां पर एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े थे। आस्था का उन कपड़ों को देखकर गला सूखने लगा था। वह दांतों तले उंगली दबाकर सोचने लगी, अगर पहले दिन महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर कॉलेज जाएगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, हम लोगों को अपनी झूठी छवि नहीं दिखा सकते हैं। जो हम हैं हम वैसे ही एक्सेप्ट किए जाएं। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था ने एक एक कपड़े को अच्छी तरह से चेक किया। फिर कपड़ों में से उसने एक ब्लू रंग का अनारकली बिल्कुल प्लेन सूट और फ्लोरिंग उस पर दुपट्टा था, वह निकाल लिया था। वो आस्था को बड़ा ही प्यारा लगा। हालांकि दिखने में वह काफी ज्यादा डिजाइनर लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा सिंपल और कुछ उसे नजर नहीं आया था। एक और सूट उसमें काफी सिंपल लगा था, जो कि उसे वह आज ऑलरेडी पहन चुकी थी। आस्था ने जल्दी ही वह सूट निकालकर जल्दी ही साइड में रख दिया था। फटाफट से बैंगल्स, घड़ी, साथ ही साथ अपनी खूबसूरत सी चैन, जो कि उसकी माँ की, उसके पेरेंट्स की उसके पास आखिरी निशानी थी, उसने फटाफट से उस चैन को अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से एक बार देखा, क्योंकि उसमें भी नीले रंग का स्टोन लगा हुआ था। वह स्टोन क्या था, आस्था को उसका कोई आइडिया नहीं था। वह सब निकालकर उसने अपना सामान एक तरफ रख दिया था और अब उसने सोचा कि उसे फटाफट से सो जाना चाहिए। कहीं एक बार फिर से राक्षस कुमार उसके पास आ गए तो उसे सोने नहीं देंगे। ये सोचते हुए आस्था सोने की कोशिश करने लगी थी। वहीं अरमान इस वक्त अपने ही घर के तहखाने में मौजूद था, क्योंकि आज अरमान ने जिन 7 आदमियों की जान ली थी, उसमें अबीर का चचेरा भाई विवेक भी था, जिसकी जान भी अरमान ने ले ली थी। कुल मिलाकर अब अबीर गुस्से से आग बबूला हो उठा होगा और वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकता था। इसलिए अरमान ने टाइगर और मारिया को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि पूरी फैमिली पर नजर रखें, क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। और वैसे भी अरमान के आदमियों ने इस बात के बारे में बताया है कि अबीर अरमान से मिलने के लिए आ रहा है। अरमान ने उससे मिलने की जगह भी डिसाइड कर ली थी, क्योंकि अरमान भी अबीर से मिलना चाहता था। कई दिनों से वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, लेकिन अब शायद मिलने का समय आ गया था। इसलिए अरमान ने टाइगर से कह दिया था कि वह सारा अरेंजमेंट करे। साथ ही साथ आहान, ध्रुव और सुमित को सचेत कर दिया था कि हर तरफ से सावधानी बरतें। किसी पर भी शक हो तो तुरंत अरमान को बताए। तभी ध्रुव थोड़ा सा आगे आया था और बोला, लेकिन भाई, वीर रायचंद को भी होश आ गया है। साथ ही ये खबर मिली है कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और जब से डेविड हमारे कब्जे में आया है तब से वीर बौखलाया हुआ सा है। मुझे लगता है कि हमें उस पर भी नजर रखनी चाहिए। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान एक पल के लिए अपना सर झटका। फिर वह आहान की ओर देखकर बोला, आहान, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तभी आहान आगे आया और बोला, जी हाँ भाई, ध्रुव सही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चला है कि वीर रायचंद की माँ वसुंधरा देवी ने डेविड का प्लान फ्लॉप होने पर अपने 3 आदमियों की जान ले ली है, क्योंकि उस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से से भर उठी थी। वसुंधरा जी का नाम सुनकर अरमान तिरछा हंसकर बोला, उन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि अरमान सिंघानिया उनके परिवार तक पहुंच सकें। अभी फिलहाल के लिए अबीर सिंह राठौड़ पर पूरा कंसंट्रेट करो। याद रखना, अबीर सिंह राठौड़ हमें नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सबको अलर्ट रहने के लिए कह दिया था।
सारे इंस्ट्रक्शन बताने के बाद फिर अपने कमरे में जाने कदम बढ़ा दिए थे। वहीं आहान और ध्रुव, जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते थे, आज दोनों के चेहरे एकदम भावहीन थे। ऐसा लग रहा था कि वह लोग डबल पर्सनालिटी, दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक जिंदगी में वह लोग काफी ज्यादा फ्रैंक और फ्रेंडली थे, लेकिन दूसरी जिंदगी में काफी ज्यादा संजीदा और इमोशनलेस थे। तभी ध्रुव ने सुमित की ओर देखा और बोला, सुमित भैया, आप आकाश भैया को फोन करके पूरी डिटेल्स दे दीजिए। तब तक हम प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना है। ये सोचते हुए ध्रुव आहान जल्दी ही अपने कमरे में चले गए थे। तब टाइगर ने मारिया की तरफ एक नजर देखा। जल्दी वह भी अपने कमरे में चला गया था। डेविड का जिक्र आने पर मारिया का दिल थोड़ा सा भारी सा हुआ था। हालांकि मारिया की डिक्शनरी में फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन डेविड के साथ उसने अपनी जिंदगी का काफी अच्छा समय गुजारा था और डेविड हर तरह से उसकी खुशियों की परवाह किया करता था। तो कहीं ना कहीं डेविड को खोने का मारिया को एक अलग ही तरह का दुख था। लेकिन डेविड की जान मारिया ने खुद ही खतरे में डाली थी। वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई थी और सुमित आकाश को फोन करने के लिए चला गया था। दूसरी ओर आकाश की कार में आकाश, जिसने डॉक्टर रश्मि को आस्था के नानी के घर पर ड्रॉप कर दिया था, और बोला, तुम बात करके आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ। रश्मि ये सुनकर चौंक गई थी और बोली, लेकिन आप मेरा इंतजार क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, और यहाँ से मैं कैब के द्वारा भी जा सकती हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने यह कहा, आकाश केवल उसे घूर कर रह गया था। एक पल को तो उसका दिल किया कि अभी और इसी वक्त कार लेकर वहां से चला जाए, लेकिन इस वक्त जिस जगह वह खड़ा हुआ था, वह जगह उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए उसने रश्मि की ओर देखा था और बोला, जितना बोला जाए उतना करो, जाओ जाकर मिलकर आओ, तब तक मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर उसने रश्मि को आस्था के नानी के घर पर भेज दिया था। अब जैसे ही रश्मि अंदर गई, वहां का नजारा देखकर वह पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि दरवाजा खुला था तो रश्मि ने नॉक नहीं किया और बिना नॉक किए वो सीधा अंदर चली गई थी। वहां उसने देखा नानी माँ के कुछ बैग पैक थे और वह मायूसी से मुरझाई हुई सी अपने बेटे की ओर देख रही थी। लेकिन उसका बेटा उस वक्त अपनी बीवी के आगे मजबूर हो चुका था और अपनी माँ से माफी मांगते हुए बोल रहा था, माँ, आप प्लीज गांव चली जाइए। आपने देखा नहीं वह लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, और हम नहीं चाहते कि आस्था के चक्कर में हमारे परिवार की जान खतरे में आए। और वैसे भी प्रियंका हमारी इकलौती बेटी है और वह लोग बहुत खतरनाक हैं। अब ये जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह से आपने उनके घर पर जाकर तोड़ फोड़ की है, सिंघानिया साहब बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वह हमारे पूरे के पूरे घर को आग के हवाले कर देंगे। ऐसा बोलकर मनोज जी अपनी माँ के सामने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े थे। वहीं सीमा गुस्से से अपनी सासू माँ को देखकर ताना मारते हुए बोली, इतने ज्यादा डेयरिंग, इतनी ज्यादा हिम्मत वाली बनने की क्या जरूरत थी आपको? ये सारा रायता आपकी बेटी का ही फैलाया हुआ है। ना तो वह उस घर को छोड़कर आती और ना इस तरह से सिंघानिया साहब नाराज होते, और उन्हें खुश करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन आपकी बेटी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। ये सब बोलकर सीमा नानी माँ को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी नानी माँ बोली, लेकिन मेरी बात भी तो सुन लो। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गांव चली जाऊंगी, लेकिन तब तक तो मुझे यहाँ रहने दो, जब तक मैं अपनी बेटी को सिंघानिया मैंशन से लेकर नहीं आ जाती। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, मनोज जी आगे आए और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले, आपको क्या लगता है माँ, सिंघानिया मेंशन वाले इतनी आसानी से आस्था को जाने देंगे? नहीं, उन्होंने आस्था को कैद कर लिया है। उनके खिलाफ तो पुलिस भी नहीं जा सकती है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्यों फिर इस बात की जिद लगाए बैठी हैं कि पुलिस में कंप्लेंट करें? ऐसा बोलकर मनोज जी अपनी माँ को सुनाने लगे थे, लेकिन तभी वहां रश्मि की आवाज आई थी। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर रश्मि की आवाज सुनकर नानी माँ तुरंत रश्मि के गले से लग गई थी और रश्मि को उम्मीद भरी नजरों से देखकर बोली, मेरी बच्ची, देखो ना,
ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं। कह रहे हैं सिंघानिया मैंशन में मैंने जो हंगामा किया था, तो इसके बदले में वो मैंशन वाले मुझ पर गुस्सा करेंगे। रश्मि को वहां देखकर सीमा और मनोज जी चौंक गए थे, क्योंकि रश्मि उसी परिवार का हिस्सा थी। ये बात वह समझ चुके थे, क्योंकि रश्मि पार्टी में भी मौजूद थी और आहान ध्रुव के साथ उनके घर पर भी आई थी, तो इसीलिए रश्मि को वह बड़ी ही इज्जत से देख रहे थे। तभी रश्मि उनकी ओर देखकर बोली, क्या आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप इस तरह से अपनी बूढ़ी माँ को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? क्या आप लोगों में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है? ऐसा बोलकर रश्मि मनोज जी को सुनाने लगी थी, लेकिन तभी सीमा आगे आई और बोली, देखिए मैडम जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा करोड़पति हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं और हमारे पास इज्जत और जान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें अपनी इज्जत और जान बहुत ज्यादा प्यारी है। और जिस तरह से नानी माँ ने आप लोगों के घर पे जाकर हंगामा किया था, हमें पूरी उम्मीद है कि सिंघानिया साहब हमें नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए माँ जी को यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा बोलकर सीमा जी ने तुरंत आस्था की नानी माँ को वहां से जाने के लिए कह दिया था। रश्मि आई तो थी वहां पर नानी माँ को खुशखबरी देने के लिए, लेकिन फिलहाल नानी माँ की ऐसी हालत देखकर रश्मि अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और अगले ही पल रश्मि ने नानी माँ का सारा सामान उठा लिया था और नानी माँ का हाथ पकड़कर बोली, मेरे साथ चलिए नानी माँ। एक पल को मनोज और सीमा दोनों ही ये देखकर चौंक गए थे कि ये लड़की आखिरकार शारदा जी को कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा। उनके लिए तो यही बहुत था कि उनकी माँ घर छोड़कर जा रही है। रश्मि जल्दी ही नानी माँ को लेकर अपने साथ बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मैंशन में अरमान जैसे ही अपने कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था एक बार फिर अपने आप को पूरी तरह से कवर करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी थी। कभी वो इधर पलटी मार रही थी, कभी उधर पलटी मार रही थी। ये देखकर अरमान चौंक गया और मन में बोला, अब इस आफत को क्या हुआ? ये इस तरह का अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए बिलेनियर हबी, ओनली ऑन पॉकेट FM पर। अब इस आफत को क्या हुआ? ये इस तरह का अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? अरमान थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने जो चादर आस्था ने ओढ़ रखी थी, उसे फटाफट से उसके ऊपर से खींच दिया। अरमान के चादर खींचने पर आस्था तुरंत उठकर बैठ गई। अरमान को अपने सामने देखकर वह एक पल के लिए थोड़ी सी सहमी, लेकिन अगले ही पल बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप बार बार हमारी चादर क्यों हमारे ऊपर से उतार देते हैं? ऐसे बोलकर आस्था ने मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। तब अरमान बोला, जब तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो इस तरह से बेड पर पलटी क्यों मार रही हो? मैं कहाँ सोऊंगा? गलती मेरी ही है। मुझे पहले दिन ही तुम्हें या तो काउच पर या सोफे पर सोने के लिए कहना चाहिए था। तुम्हें इस तरह से बेड पर सोने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। आस्था मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन अब ये गलती तो आपकी है ना, आपने मान भी लिया। अब हम क्या करें? अब तो हमें बेड पर सोने की आदत हो गई है और अभी हम यहीं सोएंगे। ये सब बोलकर आस्था अरमान से चादर खींचते हुए बेड पर ले जाने लगी। अरमान ने पहले चादर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर छोड़ दी और वह सोचने लगा, इस लड़की ने मेरे सामने जुबान लड़ाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस लड़की से बातें करना बेकार है। ज्यादा ना सोचकर अरमान सीधा बाथरूम में घुस चुका था, क्योंकि अरमान को सोने से पहले नहाने की आदत थी। अरमान जैसे ही बाथरूम में घुसा, आस्था पूरी तरह से उठकर बैठ गई। उसने सोचा कि अरमान शायद बाहर गया है, तो वह एक बार और उठकर एक साइड में रखे सामान की ओर देखी और फिर खड़ी होकर एक बार फिर अपने कपड़े, अपनी चप्पल, अपनी ईयररिंग, घड़ी वगैरह सब चीजें चेक करने लगी। वहीं अरमान जल्दी से नहाकर केवल एक तौलिया लपेटकर बाहर निकला। उसकी निगाहें जैसे ही आस्था पर पड़ी तो वह पूरी तरह से चौंक गया। उसे तो लगा था कि आस्था शायद अब तक सो गई होगी, लेकिन आस्था तो साइड में रखे हुए कुछ सामानों के साथ छेड़खानी कर रही थी। अरमान हैरानी से उसे घूरता हुआ उसकी ओर गया और उसके ठीक पीछे जाकर बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से अरमान ने उसके पास जाकर थोड़ा सा तेज आवाज में बोला,
तो आस्था एकदम से घबरा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। तब आस्था जैसे ही गिरने को हुई, अरमान ने तुरंत उसकी कमर से कसकर उसे पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। इस वक्त अरमान, जो अब भी नहा कर आया था, उसके बालों का पानी आस्था के चेहरे पर गिरने लगा था। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वहीं अरमान उस वक्त आस्था को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें आस्था के खूबसूरत होठों पर आकर ठहर गई थीं। लेकिन तभी आस्था ने खुद को थोड़ा सा संभाला और सीधा खड़ी होकर अपना फेस साफ करते हुए अरमान की ओर देखकर इरिटेट होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों हमें बार बार डरा देते हैं? अभी हम गिर जाते तो हमें चोट लग जाती। फिर अपना चेहरा साफ कर रही थी। तभी अचानक आस्था ने अपने सामने खड़े हुए अरमान को देखा। उसने कुछ नहीं पहना था, केवल एक छोटा सा तौलिया पेट के नीचे हिस्से तक बांध रखा था। अब आस्था की आंखें अरमान की नग्न चेस्ट को देखकर पूरी तरह से फैल गई थीं। उसका एकदम ठोस शरीर उसकी आंखों के सामने था। अब आस्था जल्दी से अपना मुंह दूसरी ओर घुमाकर खड़ी हो गई और शर्माते हुए बोली, आपको क्या शर्म नहीं आती? क्या कोई इस तरह से बाहर आता है? आपको क्या कपड़े नहीं पहनने चाहिए? अब आस्था को इस तरह से खुद से शर्माता हुआ देखकर अरमान को एक शरारत सूझ गई और वह धीरे से अब आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया था। अचानक से उसने उसी हालत में आस्था को गोद में उठा लिया और उसे बेड पर ले आया। अब आस्था पूरी तरह से घबराने लगी और खुद को ही मन मन में कोसने लगी। हमें इस राक्षस के अंदर के राक्षस को जगाने की क्या जरूरत थी? हम अपनी जुबान पर लगाम भी तो लगा सकते थे। हमें क्या जरूरत थी उसे कुछ भी कहने की? वह नंगा है, कपड़े पहने ना पहने, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अगर वह नंगे आए थे तो हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। इस तरह से उस राक्षस के मुंह पर ये सारी बातें बोलने की क्या जरूरत थी? अब देखो, जाग गया ना उसके अंदर का राक्षस। वहीं अरमान धीरे धीरे आस्था के होंठों की तरफ झुक रहा था। आस्था ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, क्योंकि उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि अरमान ना जाने कब उसे किस कर दे। तभी आस्था को इस तरह से घबराता हुआ और आंखें बंद किए हुए देखकर अरमान हल्का मुस्कुराया, फटाफट से उसके ऊपर से हट गया और उसने कपड़े पहन लिए थे। जैसे ही आस्था को कितनी देर तक कोई किस या कुछ जोर जबरदस्ती महसूस नहीं हुई, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अरमान ऑलरेडी कपड़े पहन चुका था और उसके ठीक बराबर में बेड पर आ गया था और अपना लैपटॉप हाथ में लेकर काम करने लगा था। अब आस्था अरमान को इस तरह से देखकर हैरान थी। कुछ पल पहले उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि वह क्या सोच रही थी। यह इंसान ऐसे उसकी तरफ झुक रहा था। अगर उसे पता चल जाता कि आस्था उस वक्त दिमाग में क्या सोच रही है, तो न जाने वह उसके बारे में क्या सोचेगा। ये सोचते हुए आस्था थोड़ी सी शर्मिंदा सी थी और फटाफट से एक बार फिर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी ओर जैसे ही आकाश ने रश्मि के साथ नानी माँ को देखा तो वह पूरी तरह से चौंक गया। वह फटाफट से कार से उतरकर उनके ठीक पास आया। नानी माँ की ओर देखकर पहले उसने झुककर प्रणाम किया और कंफ्यूजन से पूछा, आप यहाँ क्या बात है? नानी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब रश्मि ने एक नजर आकाश की ओर देखी और फिर बोली, आज के बाद नानी माँ मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी। ऐसा बोलकर रश्मि ने नानी माँ का सामान कार में रख दिया और नानी माँ रश्मि और आकाश की ओर बेचारगी से देखती हुई कार में बैठ गईं। आज उनकी आंखें भरी हुई थीं। अब रश्मि ने भी आकाश को किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और वह जाकर सीधा कार में बैठ गई। आकाश ने भी अब उनसे कुछ नहीं पूछा और सीधा कार रश्मि के फ्लैट की ओर रवाना कर दी, सिंघानिया मेंशन में। वहीं आस्था सोने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कहते ना, जब किसी को हद से ज्यादा खुशी मिल जाए तो उसे खुशी में उसे जल्दी से नींद ही नहीं आती है। आस्था की जिंदगी का कल बहुत बड़ा दिन होने वाला था। उसका कॉलेज का पहला दिन था, तो इसीलिए उस खुशी में उसे नींद ही नहीं आ रही थी और वह अपना छोटा सा सर बार बार निकालकर अरमान की ओर देख रही थी, जो कि वह अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। अरमान भले ही काम लैपटॉप में कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस वक्त आस्था की तरफ ही था। तभी जब आस्था कितनी ही देर तक अरमान को इसी तरह से देखती रही,
तो अरमान थोड़ा सा इरिटेट होते हुए सोचने लगा कि इसे आज हुआ क्या है। वैसे तो जल्दी सो जाती है, इस तरह से घोड़े बेचकर सोती है कि इसे जगाने के लिए बंदूक की गोली का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आज ये सौ क्यों नहीं रही है, जबकि काफी रात हो चुकी है। ऑलरेडी रात का 1 से 1 बजने वाला है, फिर इसकी आंखों में नींद क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं अरमान ये सोच रहा था, लेकिन उसने आस्था से कुछ नहीं बोला। वहीं आस्था जब पूरी तरह से थक गई तो उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन आस्था को नींद ही नहीं आ रही थी और कितनी देर तक अपना काम खत्म करने के बाद अरमान ने लैपटॉप अपना बंद कर दिया था। आस्था के ठीक थोड़ी सी दूरी बनाकर लेट गया था और आस्था बेचारगी से कभी इस तरफ करवट बदलती, कभी दूसरी तरफ करवट बदलती। इस तरह से आस्था के हिलने डुलने, करवट बदलने पर अरमान झल्ला उठा था। हालांकि अरमान ने पूरी रूम की लाइट्स ऑफ कर दी थीं, लेकिन हल्का सा नाइट बल्ब जला हुआ था। अरमान उठा, उसने साइड लैंप जला दिया और आस्था की ओर घूरता हुआ बोला, ये सब क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, कम से कम मुझे तो चैन से सोने दो। तुमने मेरी नींद खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब आस्था अरमान की धमकी सुनकर थोड़ा सहम गई। चुपचाप करके आंखें बंद की। वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आस्था को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। हालांकि अरमान अब धीरे धीरे नींद की वादियों में चला गया था। वहीं आस्था धीरे से उठकर बैठ गई थी। एक बार फिर वह अपने कोलाज सामान और कपड़े देखना चाहती थी। साथ ही साथ पूरी तैयारी देखना चाहती थी कि सब कुछ सामान रेडी है या ना। वह किस बैग में उसे क्या क्या लेकर जाना है, तो सब उसने रेडी कर लिया था। लेकिन एक बार फिर तसल्ली के लिए चेक करके वह सोना चाहती थी। फिर उसे जोरों से प्यास भी लगी थी। सो आस्था धीरे से उठी। उसने सोचा कि बैग तो वह बाद में भी चेक कर लेंगी, पहले ठंडा पानी पीऊंगी तो नींद आ जाएगी। ये सोचते हुए आस्था नीचे हॉल में चली गई। हॉल में जाकर उसने किचन की लाइट जला दी तो उसने देखा कि रात के 2 बज रहे हैं। आस्था ने सोचा कि अब सोकर वह क्या करेगी, कुछ ही देर तो बाकी है। 8 से 9 के बीच उसे कॉलेज के लिए निकलना है, तो क्यों ना इससे पहले वह सबके लिए नाश्ता वगैरह बना दे और उसके बाद वह सो जाए। कहीं अगर टाइम पर उसकी आंख नहीं खुली तो नाश्ता नहीं बना पाएगी। वह पहले दिन लेट नहीं होना चाहती थी। उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल पर थी, इसलिए फटाफट से अपनी कमर कस ली और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। बाकी सब मेंशन में बेफिक्र होकर सो रहे थे। आस्था ने जल्दी ही सारे नाश्ता वगैरह की तैयारी करने के बाद फटाफट से गैस चूल्हा जला दिया था और जैसे ही उसने गैस का चूल्हा जलाया, अचानक से फायर अलार्म की आवाज बजने लगी। अब आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी। उसे तो समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ और ये अलार्म कैसे बजने लगा। आस्था काफी ज्यादा घबरा गई। अलार्म काफी तेज बज रहा था। लग रहा था मानो आस्था के पूरे कान अभी तुरंत उस अलार्म से डैमेज हो जाएंगे। इस अलार्म की आवाज सुनकर अपने दोनों हाथों को उसने अपने कान पर रख लिया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जैसे ही अलार्म की आवाज बाकी सब घर वालों के कान में गई तो सभी फटाफट से उठ गए थे। सभी के सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। अचानक से ये अलार्म कैसे बजने लगा? पूरे मेंशन में सिक्योरिटी गार्ड्स जमा हो चुके थे। इतना ही नहीं सुमित, साथ साथ अरमान, मारिया, टाइगर सभी के सभी अपने कमरों से बाहर आ गए थे और हॉल में जमा हो गए थे। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उस वक्त वहां गए थे। तब अरमान गुस्से से चिल्लाते हुए सिक्योरिटी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ है? कहां आग लगी है? चेक करो पूरे घर को अच्छी तरह से। ऐसा बोलकर सभी सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शन देने लगा था। लेकिन सब कुछ सही सलामत था। लेकिन किसी का भी ध्यान अभी तक रसोई घर में नहीं गया था। तभी अरमान की नजर कानों पर अपने हाथ रखे हुए आस्था पर पड़ी तो उसे लगा कि शायद आस्था की जान खतरे में है। इसीलिए अरमान जल्दी से दौड़कर आस्था के पास गया था और उसने उसे सीधा गले से लगा लिया था और अपनी गोद में उठाकर हॉल में ले आया था और बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? कहीं ना कहीं अरमान का इतना प्यार करना देखकर सभी की आंखों में सुकून मिला था। लेकिन आस्था ने अरमान को कोई जवाब नहीं दिया।
एक तो वो अलार्म से घबराई हुई थी और अब अरमान से भी उसे डर लग रहा था कि ना जाने अरमान अब उसे कैसी सजा देगा, इसलिए वो चुप थी। तभी दादाजी आस्था के पास गए और सर सहलाते हुए बोले, आस्था बेटी, तुम किचन में क्या कर रही थी? अब आस्था ने जैसे ही दादाजी की आवाज सुनी और दादाजी की ओर देखकर जल्दी से दादाजी के गले से लग गई थी और घबराकर बोली, दादाजी, पता नहीं क्या हुआ, हम किचन में खाना बना रहे थे और अचानक से ये कैसी भयानक सी आवाज आने लगी। अलार्म बजने लगा। ये सुनकर दादाजी के माथे पर हैरानी के भाव आ गए और धीमे स्वर में आस्था से पूछा, लेकिन बेटा, तुम इस वक्त किचन में खाना क्यों बना रही थी? क्या बात है? क्या तुम्हें आज का खाना अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हें भूख लगी थी? ऐसे बोलकर दादाजी हैरानी से आस्था से सवाल करने लगे थे। वहीं अरमान केवल घूर कर आस्था को देख रहा था, जैसे वो उसकी जानी दुश्मन हो। तब एक सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आया। उसने फटाफट से जाकर किचन का गैस बंद किया और वहां आकर बोला, साहब जी, घर के किचन में जो गैस चूल्हा ऑन होने की वजह से फायर अलार्म बज गया था। अब ये सुनकर आस्था चौंक गई और हिचकिचाते हुए पूछने लगी, लेकिन हम पहले भी तो खाना बनाते थे, तब तो अलार्म नहीं बजता था, फिर आज ये अचानक से क्या हुआ? तब दादाजी ने आस्था की ओर मुस्कुराकर देखा। वह एक्चुअली बेटा, घर का पूरा काम खत्म होने के बाद घर के नौकर फायर अलार्म का सिस्टम ऑन कर देते हैं और जैसे ही किचन का काम खत्म हो जाता है, रात में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए या आग लग जाए तो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है। तो किचन का चूल्हा सुबह स्टार्ट करने से पहले घर के नौकर फाइनल अलार्म बंद कर देते हैं। दादाजी ने आस्था